कितना पावरफुल होता है साइकोलॉजी मैम, मुझे बताओ। आज के समय में जब हम लोगों को देख रहे हैं कि वो परेशान हैं, उनके पास लाइफ में सब कुछ है, पर आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि मेंटल लेवल जो है उनका वो बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। कोई मेडिकेशन नहीं होता, कोई दवाई नहीं है, सिर्फ आप अपनी बातों से आप किसी की मन की स्थिति जान रहे हैं। तो जब लोग आपके पास आते हैं तो ये इतना इम्पैक्टफुल है कि जब आप सेशन में होते हैं तो जो लोग बाहर से ये दिखाते हैं कि हम तो बहुत सख्त हैं, वो लिटरली आपके सामने रो रहे होते हैं। रोने से क्या क्या चीजों का सोल्यूशन हो जाता है? वो कहते हैं ना कि जो पुरुष होते हैं उन्हें रोना नहीं चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। देखिए, रोना एक तो हम दुख में रोते हैं, एक होता है हम जब इमोशनली कनेक्ट होते हैं किसी के साथ। वो ईश्वर हो सकता है, वो आपकी फैमिली हो सकती है, वो आपका छोटा बच्चा हो सकता है। तो रोना एक नॉर्मल क्रिया है। पेरेंट्स और अपने बच्चों के बीच में रिलेशन कैसे होने चाहिए? रिलेशनशिप की बात की जाए तो आजकल जितना कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं चीज़ें, उस वजह से जो होता है स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। छोटे बच्चों में भी ये चीज़ें बढ़ रही हैं क्योंकि हम अपनी एक्सपेक्टेशन उन पे डाल रहे हैं। आज का जो 5 साल का बच्चा है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, सब पता है उसको। तो आप उसको ज़्यादा समझदारी तो बताएं ना सबसे पहले तो। और ये सभी के लिए मैं बोलना चाहूँगी जो लोग भी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं कि बच्चों के अंदर सिर्फ एक पढ़ाई 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 ना डालें। उनके अंदर क्या टैलेंट है, क्या क्रिएटिविटी है, वो अच्छा गाता है तो उसे प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिलाइए। उन्हें दबाइए मत कि सिंगर बन के क्या हो जाएगा, एक्टर बन के क्या हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रॉपर एक ट्रेनिंग दिलाइए। कुछ बता सकते मैम, लाइक किस एज ग्रुप के लोग ज्यादातर अभी काउंसलिंग के लिए आते हैं? आज जिस युग में हम जी रहे हैं ना, यहाँ पर सबको जरूरत है। एक 5 साल के बच्चे को भी जरूरत है। जो 70 साल का व्यक्ति है जिसने अपना पूरा जीवन अपने परिवार को दिया, अपनी जॉब को दिया, फाइनली आज उस स्टेज पे है वो कि ना परिवार से वो बात कर सकता है ढंग से, ना उसका पर्सनालिटी है जो शारीरिक रूप से उसको स्ट्रांग होना चाहिए, आज वो भी नहीं है। पर वो क्या करे, अकेलापन मारता है। वेलकम टू द PWS शो मैम, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ सुधांशु जी। और सबसे बड़ी बात, आपका नाम बड़ा प्यारा है मैम। किसने रखा है ये नाम, प्रेम लता? ये मेरे फादर ने नाम रखा था ओके, मेरा। क्यों? क्यों? एक्चुअली मेरी पूरी फैमिली ना मेडिकल ग्राउंड से है। ओके। सो वहाँ की जो एचओडी थी, हम्म। उनका नाम था प्रेमलता। सो ओके। जब मैं पैदा हुई तो मेरे फादर को लगा कि मेरी बेटी भी डॉक्टर बनेगी एक दिन, हम्म। तो उन्होंने मेरा नाम प्रेमलता रखा। वाह। पहले होता भी यही था, जहाँ पर हम हाँ, आसपास काम करते तो वहीं हाँ, से नेम रिकमेंड करते थे। अब यस, तो टीवी सीरियल्स, ये यस, गूगल सब पे दिखते हैं। जी, जी। साइकोलॉजी क्यों चुना मैम आपने? कुछ रीजन? रीज़न कुछ नहीं था। समटाइम्स मैं आपको सच बताऊँ तो जब साइकोलॉजी मैंने सुना ना इसके बारे में, मुझे ऐसा लगता था कि ये क्या पढ़ाई है? मतलब हिस्ट्री समझ में आती है, पॉलिटिकल समझ में आएगा, मैथ समझ में आएगा, पर साइकोलॉजी मतलब आप कैसे दूसरे के माइंड को रीड कर रहे हैं या कैसे सिर्फ अपनी बातों से हम्म। आप कैसे प्रॉब्लम्स दूर कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो क्यूरियोसिटी रहती है ना चीज़ों को लेके कि भाई कैसे होता है ये, हम्म। कोई जादू है। सो इसलिए मैंने साइकोलॉजी चुना। और सबसे अच्छी बात बताऊं मैं आपको, जब मैंने ये सब्जेक्ट चुना था तो मुझे ना साइकोलॉजी की स्पेलिंग भी नहीं आती थी ढंग से। मैं तो 10-12 तक का नाम भी नहीं सुना था मैम। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हम्म। सही कह रहे हैं। तो इसमें पी साइलेंट होता है। हाँ। तो मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं उन लोगों से भी कहूँ कि जो लोग डरते हैं चीज़ों से, सबकी शुरुआत ऐसी ही होती है। तो मैं उसकी प्रैक्टिस करती थी कि नहीं, नहीं, पी पहले लगेगा। ओके। पी कुछ ज्यादा ही नहीं कनेक्ट होता इनसे, यस, आपकी क्योंकि पर्सनैलिटी को सूट करता है समटाइम्स। वो कहते हैं ना, अलाइन करता है कुछ चीज़ें आपकी ऑरा को, कुछ हम्म। तो कुछ खुद ही कनेक्ट हो जाती हैं चीज़ें। अच्छा, दोनों चीज कनेक्ट किया आपने। बोला पी साइलेंट है, पी फॉर प्रेमलता, एस फॉर सक्सेना। जी। आपके जुड़ गए नाम। तो ये अच्छा, डेस्टिनी थी मेरे हिसाब से। ठीक है, आप कह सकते हैं। कितना पावरफुल होता है साइकोलॉजी मैम, मुझे बताओ। एक्चुअली बहुत पावरफुल है। फिर भी। आज के समय में जब हम लोगों को देख रहे हैं कि वो परेशान हैं, हम्म। सुधांशु जी, मैं देखती हूँ लोगों को कि उनके पास लाइफ में सब कुछ है। हम्म। फाइनेंशियली वो बहुत अच्छे हैं, करियर में ग्रो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। पर आप कहीं न कहीं देखेंगे कि मेंटल लेवल जो है उनका, वो बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, वीक है। मतलब छोटी-छोटी चीज़ों को झेल ही नहीं पाते हैं। तो जब आप लोगों से मिलते हैं,
वैसे आपने मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा कि साइकोलॉजी क्या चीज़ होती है? मैं अभी आऊँगा मैम, क्योंकि तो मुझे ना ऑनेस्टली क्यूरियोसिटी है इस हुँ, सब्जेक्ट पे, क्योंकि मैं कभी पढ़ नहीं पाया हुँ। और मुझे लगता है ये शायद मैं कभी सोचा भी नहीं था, जी, बियॉन्ड जी। है ये मेरे। जी, तो मैं जी। थोड़ा-सा तो एटलीस्ट डिटेल ले ही लूँ ना। सो काउंसलिंग सेशंस होते हैं इसके हुँ, अंदर एटलीस्ट मैं भी इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। सो कोई मेडिकेशन नहीं होता, कोई दवाई नहीं है, सिर्फ़ आप अपनी बातों से, टॉकिंग से हुँ, आप किसी की मन की स्थिति जान रहे हैं। तो जब लोग आपके पास आते हैं तो 45 मिनट्स और 1 आवर का एक सेशन होता है ठीक ये, है। ठीक है? जिसमें आपकी मनःस्थिति हम जानने की कोशिश करते हैं, देन आपको कुछ चीज़ें बताते हैं कि आपको कैसे अपने लाइफ़स्टाइल में चेंजेस करने हैं, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, तो उसको हम कहीं न कहीं अलाइन करने की कोशिश करते हैं। हुँ, सो ये इतना इम्पैक्टफुल है कि जब आप सेशन में होते हैं, तो जो लोग बाहर से ये दिखाते हैं कि हम तो बहुत सख्त हैं, हमें दुःख नहीं होता किसी चीज़ का, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हुँ, हुँ, वो लिटरली आपके सामने रो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंदर से टूटे हुए हैं, अंदर से परेशान हैं। वो अपनी वाइफ़ को नहीं बोल सकते, अपनी मदर को नहीं बोल सकते, अपने बच्चों को नहीं बोल सकते कुछ चीज़ें। और आप करियर में जिस तरीके से प्रॉब्लम्स है आजकल, वहाँ भी पॉलिटिक्स चलती है, हुँ, तो लोग एवरीवेयर मैम। वहाँ भी नहीं झेल पाते। और जब वो रोते हैं, तो अंदर से कुछ चीज़ें निकलती हैं बाहर, वो तकलीफ़। तो ये बहुत इम्पैक्टफुल है, बहुत पावरफुल टूल है, क्योंकि इसमें बहुत सारी हम थेरेपीज़ का यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो जो पेशेंट्स हैं, जो क्लाइंट्स आते हैं, उन्हें लगता है कि कोई हमारी सुन रहा है, हुँ, क्योंकि भावनाएँ निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अंदर ही रखेंगे, तो वो डिसऑर्डर्स के लिए भी डॉक्टर्स हैं, दवाइयाँ हैं, तो ये बहुत पावरफुल है। मैम कई बार होता, आपने जैसे रोना मेंशन किया, जी, रोने से क्या-क्या चीज़ों का सॉल्यूशन हो जाता है? बहुत सारी चीज़ें पहले तो रोना हम किस सेंस में लेते हैं? हुँ, अब कई बार क्या होता है, जैसे लाइक सपोज़ मैं परेशान हूँ हुँ, और ऑनेस्टली ख़ास करके मेन में होता है कि आप नहीं एक्सप्लेन कर पाते हो। मुझे लगता है कई बार कि मैं कर ही नहीं पाऊँगा एक्सप्लेन। हुँ, कई बार होता है कि मैं कहीं भी ऐसी जगह जाता हूँ तो कुछ मतलब एक कनेक्शन मिलता है, लाइक अगर स्पिरिचुअल अगर मैं कहीं गया, हुँ, तो वहाँ जाते ही आँखों से आँसू आना शुरू हो जाता है। हुँ, ठीक है। ये सब धारणाएँ क्या होती हैं? कुछ बताओगे मुझे? क्यों होता है ये चीज़? देखिए, रोना एक तो हम दुःख में रोते हैं, हुँ, बहुत परेशान हैं। हुँ, एक होता है हम जब इमोशनली कनेक्ट होते हैं किसी के साथ, वो ईश्वर हो सकता है, वो आपकी फैमिली हो सकती है, वो आपका छोटा बच्चा हो सकता है, हुँ, जिसकी तकलीफ़ को हम झेल नहीं पा रहे हैं और वो प्रॉब्लम है तो हम क्या करेंगे? हुँ, वो कहते हैं ना कि जो पुरुष होते हैं उन्हें रोना नहीं चाहिए, हुँ। पर ऐसा नहीं होता। तो रोना एक नॉर्मल क्रिया तो है ना? नेचुरल आ जाएगा। नेचुरल है। तो रोना बहुत अच्छी बात है। आपके अंदर की जो सेंटिमेंट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो पेन है आपने दबा रखा है, जिसे हम कहते हैं सप्रेस कर लिया अपने अंदर, हुँ, वो निकलना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम कहीं स्पिरिचुअल टॉक्स में जाते हैं या जिन जिन भी ईश्वर को हम मानते हैं, मैंने देखा वहाँ लोग जाके एकदम रोने लग जाएँगे। रोना नहीं होता, इमोशंस होते हैं वो, तो जो बाहर निकलते हैं। हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाते हैं, ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं वहाँ पर, कि आप ही हैं सब कुछ। हुँ, तो जो इमोशन है वो बाहर निकल के आ जाते हैं हमारे। तो इसे हम रोना नहीं कहेंगे, इमोशनल कनेक्टिविटी है। ओके। आप अपनी मदर के पास जाते हैं, तो रोने लग जाएँगे अपनी प्रॉब्लम को लेके, या नहीं भी है तो वो समझ जाएँगे, आज खाना नहीं खाया तुमने? कहाँ ये चेहरा कैसा हो रहा है तुम्हारा? ये कैसे कपड़े पहने हैं? कोई और नहीं बोलेगा ये चीज़ आपको। तो आप जाके उनको एक हग भी कर लेंगे, तो वो भी आँसू निकाल सकता है आपके। तो जितना आप इमोशनल कनेक्ट रहेंगे लोगों से या अपनी फैमिली से या ईश्वर से, तो ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है, होना चाहिए। एक इमोशनल इंसान को आप कैसे विदाउट टच या देख के कुछ महसूस कर सकते हो कि हाउ ही इज इमोशनल, और या इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें भरी हैं? हाँ, कर सकते हैं? बिल्कुल। आपके हाव-भाव बदल जाते हैं, आपके जेस्चर्स में बहुत बदलाव आता है। ये एक स्टडी भी है और हम लोगों को पढ़ाया भी जाता है। कुछ नॉन वर्बल हमारे जेस्चर्स होते हैं, कुछ वर्बल जेस्चर्स होते हैं, काइंड में अगर मैं हाथ उठा के बात करती हूँ या मैं तो हम उसकी अलग-अलग कुछ डिस्क्रिप्शन होते हैं। ओके। ओके, अगर जैसे कुछ लोग को कोई बैठने का तरीका अलग है, कुछ लोग किसी वर्ड्स के ऊपर स्ट्रेस देते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे बोलते हैं वो, चाहे वो हिंदी बोल रहे हैं, चाहे इंग्लिश बोल रहे हैं, कोई भी, कुछ पॉजेज़ ज़्यादा लेते हैं, कुछ लेफ्ट अपनी जो गर्दन है उसे लेफ्ट साइड करेंगे, कुछ राइट साइड करके बात करेंगे, तो इस पोस्चर से भी आप बता सकते हैं उसके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है।
बट ये तो प्रैक्टिकल है, हाँ, मतलब थ्योरेटिकल, सॉरी, नहीं थ्योरेटिकल नहीं है, ये रियल में भी रियल है। मतलब आप किसी के साथ बैठे हैं और वो अब बैठा हुआ है जैसे डिप्रेशन में रहता है, ठीक है? अब डिप्रेशन में कोई व्यक्ति आया है, जैसे हम लोग नॉर्मल बात कर रहे हैं, वो नॉर्मल करेंगे, पर कैसे बात करेंगे? अगर उनसे पूछे आप कैसे हैं, तो बहुत ज़्यादा पॉजेज़ लेंगे। जी, हाँ, मैं ठीक हूँ। हाँ, 2 दिन से प्रॉब्लम है। मतलब एक नॉर्मल एक जो लय होती है उसमें नहीं बात करेंगे वो। चेहरा एकदम ऐसा रहेगा, डार्क-डार्क सा चेहरा, एकदम चेहरे पे कुछ तेज नहीं रहता बात करने का, कुछ नहीं। तो आपको थोड़ा आइडिया उससे लग जाता है, इसके साथ क्या इमोशनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एंड देन उसके बाद असेसमेंट्स हैं, फिर हम लोग उस तरफ बढ़ते हैं आगे। ओके, कुछ बता सकते हैं मैम, लाइक किस एज ग्रुप के लोग ज़्यादातर हुँ, अभी काउंसलिंग के लिए आते हैं, या हुँ। मतलब हाँ, काउंसलिंग के लिए आते हैं? बड़ा ही मतलब मैं क्या बोलूँ इस चीज़ को, आज जिस युग में हम जी रहे हैं ना, यहाँ पर सबको ज़रूरत है। एक 5 साल के बच्चे को भी ज़रूरत है। हाँ, सो शॉकिंग है, बहुत ज़्यादा एक मैम। जो 70 साल का व्यक्ति है जिसने अपना पूरा जीवन अपने परिवार को दिया, अपनी जॉब को दिया, फाइनली आज उस स्टेज पे है वो कि ना परिवार से वो बात कर सकता है ढंग से, ना उसका उसका जो पर्सनैलिटी है, जो शारीरिक रूप से उसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आज वो भी नहीं है। पर वो क्या करे? अकेलापन मारता है। सो आप ये क्वेश्चन ही थोड़ा-सा अलग होगा कि कौन से एज ग्रुप हैं वो? इवन हम बोलते हैं कि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं उन्हें प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। जेरिएट्रिक काउंसलिंग होती है जिसमें कि ओल्ड एज के जो लोग होते हैं, हुँ, उनकी प्रॉब्लम्स होती है। सो हम लोग एक बोलते हैं नेस्ट सिंड्रोम डिसऑर्डर्स। थोड़ा-सा एक्सप्लेन कीजिए। नेस्ट मतलब क्या होता है ना, आपका घोंसला, चिड़िया का घोंसला। ठीक है, आपने ओके। एक घोंसला बनाया पूरे जीवन भर, फिर बच्चे पढ़ लिख गए और उसके बाद वो बाहर चले गए या विदेशों में रह रहे हैं या आपसे दूर हैं। अब वो हस्बैंड वाइफ हैं या हस्बैंड है खाली या वाइफ है अकेली। वो क्या करेंगे? एक अकेलापन उनको मार रहा होता है। तो उन्हें लगता है कि अब तक हम जीवन भर बस यही करते रहे, ये आपको पे करना है, ये बिजली का बिल देना है, बच्चों की फीस भरनी है, एक उस तरीके का माहौल रहा और सडनली क्या होता है क्योंकि हमने ही चाहा था वो। अब बच्चे कमा रहे हैं, अपना बाहर हैं। अब वो बीमार भी हैं तो किसी से कह नहीं सकते कि बच्चे परेशान हो जाएँगे। तो अंदर ही अंदर ना एक डिप्रेशन उनके अंदर आने लग जाता है। तो आप ये सोचिए एक 75 साल का व्यक्ति जिसने पूरा जीवन अपना निकाला, सराउंडिंग्स थी सबकी, पड़ोसी भी थे, रिश्तेदार भी थे, अब वो हेल्पलेस है। हुँ, अब वो कुछ नहीं कर पा रहा है। तो उसको भी काउंसलिंग की ज़रूरत है, पर समझने वाला चाहिए। और सबसे बड़ी जो साइकोलॉजिस्ट होती है, आपकी अपनी मदर होती है। हुँ, पर शर्त वही है कि आपके साथ उनकी बॉन्डिंग कैसी है कैसे? और बॉन्डिंग ही नहीं है तो फिर कोई नहीं समझेगा। और सबसे पहले जो साइकोलॉजिस्ट रहे हमारे पूरे विश्व में, वो श्री कृष्ण। वॉव! उनके सो आगे तो उन्होंने जो समझा दिया, मतलब हम कैसे लेते हैं उसको, अर्जुन अर्जुन, यस। अर्जुन के रूप में लेते हैं, एक व्यक्ति ले रहे हैं हम लोग, पर एक्चुअली वो व्यक्ति नहीं है। अर्जुन आपका मन है और कृष्ण आपकी बुद्धि है। मन तो कहीं भी भागेगा, हुँ, कुछ भी चाहिए, आज गोलगप्पे खाने हैं तो अगले दिन उसे पता है कि डॉक्टर ने मना किया है, फिर भी उसको खाने हैं दोबारा से। ट्रू। पिज्जा खाना है, ये खाना है, पर बुद्धि को जरूर इन्वॉल्व कीजिए उसमें। सो ये एक रहता है कि आप कितने कनेक्ट हैं चीजों से। मैम, एक मुझे एक चीज़ ना, मतलब अपने आप, ये मेरा पर्सनल ही है। जी। मुझे क्या लगता है, जैसे लाइक हम सिचुएशन, क्या हम वो सिचुएशन खुद नहीं क्रिएट करते? सपोज़ आज मुझे पता है कि मैं एक सिंगल सन फादर हूँ, तो मैं अपने बेटे को उस लेवल पे उसको एजुकेट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो फ्यूचर तो वही होना है कि सपोज़ आज स्पोर्ट्स में है वो, हम्म। स्पोर्ट्स में है तो वो इंटरनेशनल ट्रिप पे भी जाएगा, सारी चीज़ें जाएगा। फिर जी। एंड ऑफ द लाइफ, मतलब एंड ऑफ द लाइफ ही कह लो, अब मैं एक सेपरेट हो जाता हूँ। हम्म। तो उस सिचुएशन तो हम आसपास शुरू से ही क्रिएट करते हैं ना खुद भी। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि वही चीजें चलती रहती हैं। हाँ। सो आप मुझे बताइए कि आप मशीन हैं नहीं। कि आपका बेटा मशीन है? नहीं, कोई नहीं। और जिस एजुकेशन सिस्टम की आप बात करते हैं, उस एजुकेशन सिस्टम के अंदर आप हर हर क्लास का एक सिलेबस उठा के देखिए। आपको क्या पढ़ाया जाता है? ओनली सब्जेक्ट। सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। आप मुझे बताइए कि उन सब्जेक्ट्स का आपकी एक नॉर्मल लाइफ में क्या क्या रोल है?
ऑनेस्टली कुछ नहीं। एक वेलबींग की जब हम बात करते हैं कि आपको संपूर्ण मतलब पूरा फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होने चाहिए, लोग इस चीज को मानते ही नहीं है कि ईक्यू, हम्म, इमोशनल क्वेटेंट जो होता है हमारा, जो इमोशनल लेवल है वो भी हमारा अच्छा होना चाहिए। हम वेलबींग या ह्यूमंस तो बना ही नहीं रहे हैं, और पहले से मन में ये धारणा है कि भाई ये कमाएंगे और ये बाहर चले जाएंगे, हम भी वहीं आ जाएंगे आज। हम्म, पर ये हमारी अपनी ड्यूटी है कि लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स हमें देखने हैं, उन्हें स्पिरिचुअल भी बनाना है, उनको धार्मिक भी बनाना है कुछ हद तक, उन्हें अच्छे संस्कार भी देने हैं। तो ये हमारी जिम्मेवारी है। तो आज से ही अगर हम अपने आप को ट्रेन करते हैं इन चीज़ों के लिए कि नहीं जाना तो है, इसमें तो कुछ मतलब आप दोहराए हो ही नहीं सकती इसके हम्म। अंदर। वो लेवल कैसे करें, मतलब अपने आप को उस लेवल पे कैसे ट्रेंड करें? देखिए इसके लिए बहुत सारी मेडिटेशन की टेक्निक्स होती हैं, एनएलपी में बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं इसकी, पर शर्त वही रहती है कि आपको रिपीटेटिवली वो चीज़ें करनी है। काइंड किसी ने आपको मंत्र दिया कोई कि भाई ये मंत्र का उच्चारण कीजिए आपको पद प्रतिष्ठा मिल जाएगी या जो भी है, तो क्या मंत्र आप एक बार करते हैं या डेली रूटीन में होती हैं वो चीज़ें? डेली। डेली। तो ऐसे ही आपकी हैबिट्स बदलती हैं स्ट्रॉन्ग मन के साथ, क्योंकि वो ब्लेसिंग्स भी आपके बच्चों को जा रही है ना आगे। एक अनमने मन से आप उनको आगे भेज रहे हो तो वो भी सेटल नहीं हो पाएंगे, आप भी नहीं हो पाओगे। मेंटली स्ट्रांग होना उतना ही ज़रूरी है जितना फाइनेंशियली, हम्म, जितना स्पिरिचुअली। जितना लोग इस चीज़ को ना बड़ा नेगेटिव लेते हैं, स्पिरिचुअल होने का मतलब धार्मिक होता है। हम्म। कहाँ कहाँ लिखा है ऐसा? धर्म अलग चीज़ है, स्पिरिचुअल होना अलग चीज़ है। तो हम आज से ही बच्चों को वो चीज़ें सिखाएँ, संस्कार कभी नहीं मरते बच्चों के अंदर से। तो अगर वो दूर भी होंगे तो उन्हें ये पता है कि हमें पापा को फ़ोन करना है या घर की ज़िम्मेदारियाँ उठानी है, कि हमें वेकेशन में यूरोप नहीं जाना, 10 दिन के लिए दिल्ली जाना है। वहीं रहना, रामलीलाएँ देखनी है, यहाँ के गोलगप्पे खाने हैं, वो जो कोने में खड़े रहते हैं गोलगप्पे वाले, हम्म। हाई-फाई दुकानों पे नहीं जाना हमें, क्योंकि हमारे संस्कार हैं ये। नहीं तो अदरवाइज़ तो फिर किसी की लाइफ़ में कुछ नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स ना हो इसके लिए शुरू से ही आपके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। Okay. क्या लगता है ये संस्कार हमारे कब चेंज हो रहे हैं? जब हम स्कूल लाइफ में होते हैं, उस टाइम टाइम पीरियड तक एक जो इंसान होता है उसकी सोच अलग होती है। हुँ, स्कूल के बाद जब हम कॉलेज में आते हैं तो कॉलेज में पूरा ही फॉर्मेट हो जाता हुँ, है। तो किस लेवल पे एजुकेट किया जाए? क्या पेरेंट वहाँ पे पेरेंटिंग का भी रोल है, या मतलब हुँ। टीचर्स के अंदर होना चाहिए सारी चीज़ें? एक सरप्राइज़ एलिमेंट बताती हूँ मैं आपको। प्लीज़। सो हम लोग एक टेस्टिंग करते हैं डीएमआईटी। ओके, सो डर्मेटोग्राफिक्स। ओके। क्या? डर्मा क्या होता है? आपकी जो ये स्किन है, ये हाँ। जो आपके पैटर्न्स हैं उँगलियों के, इनको लिया जाता है। जैसे बायोमेट्रिक होते हैं आपके, हुँ, ऐसे लिया जाता है, ठीक है? इसमें पर्सनैलिटी असेस करते हैं, एबिलिटीज़ को देखा जाता है, स्पेशली वो चीज़ें जो आप लेके पैदा हुए हैं। हुँ। घर में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, पर सारे अलग होंगे, बिल्कुल। नेचर वाइज़ अलग होंगे, हाइट में फ़र्क होगा, कलर में भी फ़र्क आ जाता है, हर चीज़ फ़र्क हुँ, है ना? तो ये होता क्यों है? आपका जो क्वेश्चन था संस्कार वाला, ये मैं उस पे बता रही हूँ आपको। जब पहले के आप संस्कार देखिए, 16 संस्कारों की हम लोग बात करते थे, ठीक है ना? सो शादी से पहले बहुत सारे संस्कार होते थे, शादी पे होते थे, फिर जब बच्चा आने वाला है, उसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि स्वस्थ आए, ये आए, व्रत रख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। और एक इसका साइंटिफिक अगर मैं इसकी बात करूँ, तो एक्चुअली आपकी बॉडी को वो क्लीन करवाते थे। क्योंकि उसमें एक बच्चा आ रहा है, एक रिप्रोडक्ट होंगी चीज़ें, तो उसके लिए आपका स्वच्छ होना या बॉडी को क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। बट हमने उसको कहाँ जोड़ दिया? बेकार चीज़ें हैं, ये बात ही नहीं है, कर वो रहे है, वो। बट वही बात है ना, कितना ज्ञान है आपको। पढ़ना अलग चीज़ है, अंडरस्टैंड करना अलग चीज़ है। सो जब 13 वीक से लेके 22 हफ्ते इस बीच में आपका माइंड और आपकी ये जो हाथ की जो रेखाएँ हैं, ये बनती हैं। और अच्छा लगेगा सुन के आपको कि ये दोनों इकट्ठी बनती हैं, एक साथ, ओके। ठीक है? अभी बच्चा आया है, हुँ, अब आप ये देखिए हमेशा बोला जाता है कि आप माँ को हमेशा बोलते थे कि भई नया जन्म होगा किसी शिशु का तो आप खुश रहिए, अच्छी चीज़ें पढ़िए, अच्छा खाना खाइए, लड़ाई मत कीजिए, गुस्सा मत कीजिए और ये बोला जाता था। किस लिए? आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है और आपका बच्चा आपसे कनेक्ट है। आपके जो सारे इमोशंस हैं वो आपके बच्चे तक जा रहे हैं। वो अभिमन्यु वाला केस, यस। मतलब सॉरी मैंने केस बोला पर लेकिन वो एक स्टोरी है। कुछ लोग बोल सकते हैं हाइपोथेटिकल है पर ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रूवन है। आप अपनी मदर से भी इस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। जब आप पैदा हो रहे थे
तो आपकी मदर का नेचर कैसा था उस समय? आपके घर का माहौल कैसा था? आपके फादर का नेचर कैसा था? क्या वो सप्रेसिंग एलिमेंट टाइप का था या वो बहुत खुश रहती थी या एन्जॉय करती थे लाइफ को? जब दूसरा बच्चा आता है तब आपकी मदर का नेचर कैसा था? हर चीज़ का असर उस बच्चे पे पड़ रहा होता है। ठीक है? अब कुछ बच्चे बचपन से ही गुस्से वाले होते हैं। हुँ, आप देखो उनको बोलो तो अभी ये तोड़ देंगे, ये फोड़ देंगे, अभी मतलब सुनना ही नहीं उन्हें पसंद है। ठीक है? सो आप जब बिल्कुल उसकी रूट पे जाएँगे तो आप देखेंगे कि जो उनकी मदर है, उनका बिहेवियर सेम रहा होगा। तो संस्कार तो आपके तभी से पड़ रहे हैं जब आप आए भी नहीं थे दुनिया में। हुँ, आप उनके लिए एक माहौल तैयार कर रहे हैं। हम बहुत सारे बैलून्स लगाते हैं इस रूम के अंदर, स्टूडियोज़ के अंदर कि मेरा बच्चा आ रहा है। उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। एक्चुअली आप उसको फ़ीड करा चुके हैं जो कराना था। ओह! तो आप ये सोचिए कितनी बड़ी बात है। पर आज की लाइफ़ में आप देखिए, सब लोग बिज़ी हैं और जिसको भी बोलो मुझे इस शब्द से काफ़ी मतलब प्रॉब्लम रहती है, मुझे टेंशन है, मुझे स्ट्रेस है, मुझे डिप्रेशन है। तो समटाइम्स मैं पूछती हूँ डिप्रेशन क्या होता है? मतलब इतने ईज़िली आप बोल देते हैं चीज़ों को। आपका बच्चा आ रहा है या फैमिली बढ़ रही है या शादी हो रही है, जो यंग बच्चे होते हैं कई बार मैं उनको बोलती हूँ आप लोग प्री मैरिटल एक सेशन होता है हमारे, तो जिसमें हम लोग बताते हैं कि शादी का मतलब दूसरा जन्म है। हुँ, आप ये सोचें कि दूल्हा जो है उड़ के आएगा और दुल्हन आएगी बहुत सारे हार के साथ, महँगे वाला लहंगा लेके पहन के आएगी और फ़ोटोज़ खींचेंगी हमारी। अच्छा वो तो उसे 6-7 घंटे रहना है वो ड्रामा। देन उसके बाद क्या? फिर जब वो 6 बजे उठ के चाय बनानी पड़ेगी तब क्या होगा? फिर हमें तंग किया जाता है, उस हम 6 क्यों घंटे बनाएँ? में करोड़ों रुपए फूक जाते हैं। हाँ, करोड़ों रुपए फूक जाते हैं। तो आप ये सोचिए कि अब लाइफ़ स्टार्ट हुई है आपकी। हुँ, अब वो चाहे लव मैरिज है, चाहे अरेंज मैरिज है। अब एडजस्टमेंट स्टार्ट होता है लाइफ़ के अंदर। पर एडजस्टमेंट करेगा कौन? बात ये है। और इन केस अगर उसी साल अगर बच्चे का आगमन होता है या कुछ ऐसी खुशखबरी मिलती है कि बच्चा चलो भई अच्छी बात है। अभी माँ ही एडजस्ट नहीं हुई है ढंग से घर में, ऐसे में बच्चे का आना। तो वो कैसे उस बच्चे को डील करेगी? क्या उसको एक्सपीरियंस है बच्चे को पालने का? उसको पता है आजकल के बच्चे सिर्फ़ घर में मैगी बना लेते हैं दैट्स ऑल। ट्रू, ट्रेंड नहीं है वो। शादी हो गई वो अलग चीज़ है। और देन इसके बाद अगर बच्चा आ जाता है, उसको कैसे रखना है, मालिश करनी है या बच्चे को कब दूध पिलाना है, कब उसको हमें पोंछना है, नहलाना है, सर्दी हो रही है, कौन ट्रेंड करेगा? पर हमारा जो समाज है वो ये ऐसे देखता है कि बहू जो है पीएचडी होनी चाहिए इस मामले में। उसको सब कुछ पता है। जबकि सास को डबल पीएचडी होना चाहिए। हाँ, पर वो कमियाँ निकालने की ज़्यादा आदत रहती है। तो अभी एक केस हुआ था, अभी आपने सुना था उसने बच्चे को फ्रिज में रख दिया था अपने। नहीं, अभी एक केस हुआ है, वो अभी न्यू बॉर्न बेबी था, अभी 15 दिन का था शायद वो बच्चा और उसने उठा के उसको फ्रीज़र में रखा शायद उसको। और जब उनकी सास को पता लगा कि बच्चा रो रहा है, तो वो आई, उन्होंने देखा कहाँ से आवाज़ आ रही है, बहू सो रही थी और देखा तो बच्चा फ्रिज में था। तो वो गई हैं, उन्हें निकाला और फिर वही झाड़-फूँक और उल्टी-सीधी बातें, बच्चा देखना नहीं आता, ये नहीं पता, वो नहीं पता नहीं क्या-क्या हुआ वो सब। झाड़-फूँक वगैरह हुई, इस पे किसी ने कुछ करा दिया है, जादू-टोना अपने बच्चे को कौन रखता है, ये है, वो है। देन कोई समझदार प्राणी वहाँ रहा होगा, उसने कहा कि आप इसको साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए। तब जाके पता लगा कि उसको कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स थे। एक पीपीडी करके डिसऑर्डर्स होता है जिसमें हम कहाँ की बोलते हैं घटना थी मैम? मेबी शायद लखनऊ है, मुझे अब ऐसे ओह! याद नहीं है, आप एक बार सर्च करिएगा तो पता लग जाएगा, अभी हुआ है 2-3 दिन पहले। सो पीपीडी एक प्रॉब्लम होती है, उसको तो साइकोसिस था, पास्टपार्टम डिप्रेशन, जैसे ही बच्चा आएगा, माँ का रोती रहेगी, केयर नहीं करना, अपने आप को आइसोलेशन में रख देगी, वो जो बच्चों के लिए प्यार होना चाहिए वो नहीं आता उसके अंदर। कहीं न कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी फ्रीडम खत्म हो गई है। पहले आप सो पाते थे ढंग से, खा पा रहे थे, अब वो कुछ नहीं हो पा रहा है। और फिर अगर ज़रा-सा बच्चे को कुछ हो जाए, तो परिवार वाले आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं। सो ऐसे में हर कोई उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाता। तो मुझे क्या लग रहा है अगर ये प्रॉब्लम एक्चुअली इस वे में काम कर रहा है तो मेट्रो सिटी में 20-30% तो एक्चुअली आप देखिए जाके अगर आप निकालेंगे स्टडीज़ में तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो बच्चे हुए हैं, एडीएचडी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, ऑटिज़्म आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। क्यों? उन बच्चों को तो अभी उन्होंने कुछ देखा ही नहीं, जो मैंने आपको पहले बताया।
कि आप जब बच्चा आ रहा है उसे वो एनवायरनमेंट मिला ही नहीं है। हम लाइफ कोचिंग की बात करते हैं हमेशा, मैं खुद एक लाइफ कोच हूँ। लाइफ कोचिंग के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। फाइनेंशियली कैसे हमें स्ट्रांग होना है, मेंटली कैसे स्ट्रांग होना है, हमारा एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, पेरेंटिंग, बहुत सारे जो रिलेशनशिप, अभी हम बात करेंगे रिलेशनशिप पे भी। सो ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं लाइफ कोचिंग के आपके। पर हम उसमें जो इन्वायरमेंट वाला जो एक फैक्टर होता है उसको कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं। हम बच्चों को मैकडॉनल्ड्स ले जा सकते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे खाना खिलाते हैं, पर हमारे अपने घर का माहौल कैसा होता है? जो बच्चा बस यही देखता हुआ बड़ा हुआ है कि उसके मम्मी पापा में हमेशा लड़ाई होती रही, अलग ही रहे, आजकल कोई जॉइंट फैमिली में रहना ही नहीं चाहता है, सब अलग रहते हैं, पर उनके घर बहुत बड़े बड़े होते हैं। बट इट्स अ सोसाइटियल प्रेशर मैम कि आप अगर बच्चे को नहीं ले जा रहे हो बाहर पिज़्ज़ा बर्गर खिलाने और ये क्या बोलते हैं अपना प्ले जोन वगैरह, तो वो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन तो है ही ना हमारी सोसाइटी में आज भी। नहीं, आप लेके जाइए, पर आपके घर का माहौल कैसा होना चाहिए? हम्म। इन्वायरमेंट में आपकी फैमिली भी आती है, आपकी सोसाइटी भी आती है। हम बड़ी सोसाइटी में चले हैं जहाँ लोग एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते हैं। मुझे एक चीज समझ में नहीं आता मैम, एक बात करते कि हम बड़ी सोसाइटी, जी। बड़ी मतलब होता है वहां पर एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। यस। लेकिन यहाँ बात क्या होती है, बड़ी सोसाइटी में आप किसी से बात नहीं करते। नहीं कर सकते, सब अपना मतलब अलग अलग है रहते ना, हैं। कितना रूड है ये। तो उसके लिए हम लोग हैं, फिर वो हमें बताते हैं अपनी प्रॉब्लम्स आके एक्चुअली, क्योंकि इतना वो सप्रेस कर चुके होते हैं। हर बार नई साड़ी पहननी है, नई बार ड्रेसअप आपको होना है हर तरीके से। पर आई लाइक मोहल्लास जो होते हैं ना, हाँ, कि हर हर लेवल के वहाँ व्यक्ति होते हैं आपके, तो आपको एक तरह से ना आपको नर्चरिंग होती है वो। मुझे तो तमिलनाडु में चेन्नई चेन्नई हाँ। का जो वातावरण, एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट कुछ भी कह लो, सब अच्छा लगता क्यों अच्छा लगता है? है। ऑनेस्टली बताऊं, मैं मतलब कभी किसी को बताया नहीं, मैं मेरा कजन वहां पे रहता था, तो हमें ना एक वो सर्वेंट कॉन्वेंट सर्वेंट का नहीं होता वो रहने का था, हमें पर रहने को मिला हुआ था, ठीक जी है। जी। तो जब वॉक करता था ना तब मैं पढ़ता था, उस टाइम मेरा भाई ड्राइविंग करता था कजन, तो उसने मुझे वहां ले गया चेन्नई की, आओ तुम्हें दिखा। हम्म। मतलब किस घर में आप BMW ऑडी की बात कर रहे हो, सब है। हम्म। लेडी सारी पैदल वॉक करती हैं, जी। मॉर्निंग में वो कलर बनाती हैं घर के रंगोली। आसपास, और जब वो घर से निकलती हैं तो मुझे लगता है सारे घर से हाय बाय करते अपनी लैंग्वेज में, मतलब हमें तो पता ही नहीं उनके लैंग्वेज, वो पूरा बात करते। मैं क्या इतना कनेक्शन कहाँ कैसे हो सकता है? उसका कारण पता है क्या है? पूरे साउथ इंडिया में आप कहीं भी देखिए, वो संस्कारों से जुड़े रहते हैं हमेशा। उनके छोटे बच्चे, उनकी जो कल्चर्स में चलती हैं चीज़ें, लाइक जैसे अगर वो एक लहंगा चुन्नी पहनते हैं, या मुझे पता नहीं उस ड्रेस को क्या बोलते हैं वो लोग, बहुत कलरफुल ड्रेसेस वो लोग पहनते हैं। रंगोली बनाना वहाँ हर बच्चे को आता है। IIT के मास्टर हैं वहाँ के बच्चे। चेस के जितने भी कंपटीशन हुए, जितने भी आप देखिए जो वर्ल्ड वाइड, अभी हाँ, गुगेश का ले गुकेश। लीजिए, प्रगनंदा को ले लीजिए आप, अभी जो इनके जो गुरु हैं उनका नाम मैं भूल रही हूँ, आनंद विश्वनाथ आनंद, हाँ। आप उनको देखिए। सिंपल खाना खाना है, सिंपल लिविंग है इनकी। वो जो इनका एक ट्रेडिशनल तरीका होता है कि इनको नहीं सूट ही पहन के जाना है, कि अरमानी सूट ही हम पहन के जाएंगे, कि ऐसा हो नहीं, नॉर्मल जो धोती कुर्ता इनके यहाँ चलता है वैसे ही रहते हैं। वही बच्चे देखते हैं और वही सीखते हैं। वहाँ का जो ट्रेडिशनल डांस है वो हर बच्चे को आता है, क्योंकि वो सिखाया जाता है उनको। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। जब हम अपने आस रंगोली बनाना, जिसको आज एज ए आर्ट थेरेपी हम लोग मंडला आर्ट बोलते हैं बच्चों को या बड़ों को करने के लिए, कंसंट्रेशन के लिए होता है, मेमोरी के लिए होता है ये। और आपके साथ अगर कोई डिप्रेशन जैसी कोई स्थितियां आ रही हैं, या मन आपका थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ठीक नहीं है, तो क्या होता है उस बीच में आपको हम मंडला आर्ट रिकमेंड करते हैं। इस पे मैंने वीडियो भी डाला हुआ है अपना एक। सो मंडला आर्ट क्या होता है? एक ज्योमेट्रिकल डिजाइन होता है, सर्कल है, सर्कल के अंदर आप डिजाइन बनाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, पूरा कंसंट्रेशन आपका वहीं रहता है, उसमें कलरिंग करते हैं आप। तो आप रंगोली में भी तो वही कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं एक एक इधर बना दिया, एक उधर बना दिया, ऐसा तो कहीं कुछ नहीं होता। नहीं, एक सिस्टमेटिक तरीके से वहां पर होता है चीजें। हाँ, उसके बाद हम देखते भी हैं। और मैं उसको बोलती हूँ एक्टिव मेडिटेशन। मतलब मेडिटेशन वो नहीं है कि हम चुपचाप बैठे हुए हैं और मतलब हाथों को ऐसे कर लिया और आंख बंद कर रखी तो मेडिटेशन है। वो भी मेडिटेशन है जहाँ हमारा पूरा कंसंट्रेशन हमारे कलर्स के ऊपर है, हमारी चॉइसेस, कौन सा कलर हम भर रहे हैं, ये भी आपकी पर्सनैलिटी बताता है। कहाँ खाली छोड़ रहे हैं हम। तो जब आप उसे बनाते हैं तो पूरा कॉन्सेंट्रेट वहां करते हैं, यानी कि अगर ट्रायंगल बनाना है तो ट्रायंगल ही बनना चाहिए वो।
सर्कल बना रहे हैं तो सर्कल ही हो, तो आप क्या कर रहे हैं उसमें? अब ये सोचिए साउथ इंडिया में बच्चे नॉर्मली बनाते हैं उन चीज़ों को, तो उन्हें पता है कि हम इसमें कैसे डिज़ाइनिंग करनी है, नए-नए उसमें डिज़ाइन कैसे भरने हैं, कलर कैसे करने हैं, फूलों से बनानी है कि रेत से बनानी है, तो वो कर रहे हैं उन चीज़ों को। तो माइंड उनका चारों तरफ चलता है और ये अच्छा है एक हेल्दी माइंड के लिए। आप बिल्कुल, एक ही जगह स्टक ना होके रह जाएँ। आपको हर चीज़, आप दुनिया में आए हैं तो एक्सप्लोर करिए चीज़ें। मैंने तो उनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा भी है कि हुँ। उनको प्राउड है अपने आप पे। होना भी चाहिए। वो फ्लावर्स लगाती यस। हैं, मतलब कभी ऐसा नहीं कि जैसे लाइक आपको अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है, उनको कोई मैटर नहीं है। अच्छा, फ्लावर्स की भी एक बात है उसमें। हाँ, नेचुरल फ्लावर्स वो लोग लगाते हैं, वो नेचुरल। कोई आर्टिफिशियल वहाँ नहीं चलता, ठीक है? उनके बगीचे हैं पूरे घर में हर किसी का, या पता नहीं मैं अच्छा ही जगह था वो नहीं, कुछ। आप ये सोचिए फ्लावर कहाँ लगाते हैं? आप यहाँ लगाते हैं? जी, जी। तो अभी क्या हो रहा है? आप वो स्मेल ले रहे हैं। एरोमा थेरेपी में हम लोग क्या कर रहे होते हैं? हुँ, अरोमा थेरेपी जब हम कर रहे होते हैं तो ये लेवेंडर वाली खुशबू है या इन्हेल। ये लेमन ग्रास है, हुँ, आपको सजेस्ट की जाती है कि आप ये वाला खुशबू अपने रूम में लगाइए, हुँ, पर उनके तो बालों में ही लगा हुआ है, हुँ, हुँ, ऊपर से तेल लगा के रखते हैं सरों के अंदर वो अपने, तो दिमाग तो शांत रहते ही हैं हुँ, ऑलरेडी। हुँ। तो ये ऑलरेडी वो चीज़ें वो कर रहे हैं, इसलिए साउथ इंडिया का कल्चर काफ़ी अच्छा है। खाना-पीना वो भी बहुत बढ़िया है वहाँ का। आपके साथ डॉटर आई थी हाँ। अभी, तो मुझे आप ये बताना मैम, जैसे लाइक आप अपने डॉटर के साथ कैसे ट्रीट करते हो? लाइक एज़ अ मॉम या एक फ्रेंड्स की तरह कैसे ट्रीट करते हो, जो लगता है कि अभी से उस चीज़ को हम ट्रेंड कर देते इससे लाइक हुँ, आगे चल के उनको थेरेपी की एटलीस्ट ज़रूरत ना पड़े? और ये सिचुएशन उनके लिए भी, हुँ, जो लाइक कई बार होता है ना, लड़कियां मोम से कनेक्ट होती है, बहुत अच्छे कनेक्टेड होती हैं, हुँ, लेकिन वो कनेक्शन भी एक सही वे में होना चाहिए। हुँ, लाइक फर्स्ट तो फ्रेंड जो भी कह लो, सब कुछ पूरी दुनिया तो खैर माँ की ही होती है ना, लेकिन कई बार होता है कि लोग उसके अगेंस्ट भी जाते हैं। तो हुँ। मैं चाहता हूँ वो चीज़ जो आप गाइड करते हो, और अगर आज भी आप अगर उनकी जगह होते और वो माँ होते, तो आप चाहते कि यही सेम ट्रीट मुझे मेरे साथ हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बोलूँगी आपसे कि आप अपने बच्चों के दोस्त कभी नहीं बन सकते। ओके। मतलब दोस्त की अगर डेफिनेशन लें तो क्या होता है दोस्त? आप नहीं बन सकते। कहीं न कहीं वो माँ वाला एंगल आ ही जाएगा। तो ये जो लोग बोलते हैं ना हम दोस्त हैं, वो दोस्त-वोस्त नहीं होते हैं, पर पीछे से ज़रूर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। ओह। तो वो जो रिलेशन, जिसका रिलेशन जैसा है वो वैसा ही बना रहे। बेटी है वो बेटी की तरीके से ही रहे, माँ है उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कुछ, बेटी है उसके अपने कुछ दायरे हैं, तो वो बना रहे तो बहुत अच्छा है। ये मेरी अपनी पर्सनल, मैं अपना बता रही हूँ, मुझे औरों का नहीं पता वो कैसे डील करते हैं चीज़ों से। बट अगर मैं एज़ ए मदर अपने बच्चों को बोलूँ, तो मैंने अपने बच्चों को फ्रीडम दी है। वो बच्चे क्लासिकल डांस करते हैं, जो कि जब उन्होंने सीखना शुरू किया था तो अपने आप में एक बहुत बवंडर मच गया था उस चीज़ के ओके। ऊपर भी कि पढ़ाई से हटाया जा रहा है बच्चों को। यू नो मैं चाहती हूँ कि वो डिपेंडेंट बने, पर आपके अंदर आपके संस्कार भी रहने चाहिए कि एज़ ए डॉटर आपकी क्या ज़िम्मेदारी है। हम्म, सो पढ़ाई-लिखाई ज़रूरी है, हम्म, पर संस्कार भी उतने ही ज़रूरी हैं। हम्म। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप स्पिरिचुअलिटी को भी अपनाइए। मैं ये नहीं कह रही आपको गुरु बनना है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, कुछ ऐसा बनना नहीं। एटलीस्ट एक अच्छे इंसान बनिए आप पहले, जो इमोशंस को समझे। प्रैक्टिकैलिटी बाहर के लिए होती है, घर में इमोशंस से ही काम चलता है। अगर यहाँ भी बोले ना कि 2 को 2 से हम प्लस करेंगे तो कितना 4 आता है, ये बाहर के लिए होता है। पर जब मदर प्लस करेगी तो 2 + 2 वो 5 भी कर सकती है, वो 7 भी कर देगी क्योंकि ये इमोशन है। तो यहाँ क्वेश्चन नहीं उठ सकते। पर हम्म। बाहर आप करके देखिए। सो वो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं दोनों बच्चों को यही बोलती हूँ अपने, डिपेंडेंट होना ज़रूरी है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनिए एंड स्पिरिचुअलिटी ये ज़रूर आपको सीखना है जीवन के अंदर। ये आपको आगे बहुत हेल्प करती है एंड ऑब्वियसली दोनों बच्चे जो हैं, एक भरतनाट्यम डांसर है, एक ओडिसी डांसर है, तो जब आर्ट थेरेपी में आप जाते हैं, तो आगे आपको बहुत हेल्प करती है। आप कितने भी स्ट्रेस में हो, जब आपकी हॉबीज़ होती है ना, जब आप उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं अपना, तो आप लाइफ की किसी भी स्टेज पे अपने आप को निकाल सकते हैं। और ये सभी के लिए मैं बोलना चाहूँगी जो लोग भी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, कि बच्चों के अंदर सिर्फ़ एक पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई ना डालें। उनके अंदर क्या टैलेंट है, क्या क्रिएटिविटी है, वो अच्छा गाता है, तो उसे प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग दिलाइए।
और आजकल के जो बच्चे हैं मैंने देखा बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, हमारे से तो ज्यादा है कम से कम। ट्रू। बहुत जल्दी से ग्रैब करते हैं चीजें, उन्हें हर चीज पता है। तो उनकी चीजों को यूज कीजिए, उन्हें दबाइए मत कि सिंगर बन के क्या हो जाएगा, एक्टर बन के क्या हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रॉपर एक ट्रेनिंग दिलाइए। सो ये सभी को करना चाहिए। क्योंकि मेरा बेटा भी 2.5 साल का है, वो पुष्पा पुष्पा करता रहता है। तो ये इन्फ्लुएंस है। मैंने बोला इसको डांस में करे, अरे नहीं बस इसी गाने के लिए इंटरेस्टेड है। अभी तो 2.5 साल का है, अभी क्या पता उसके बारे में। डांस करता मैम। अच्छा। लाइक आप पूछो अभी कि कौन सा गाना सुनना है, पुष्पा 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 बस, इसके अलावा सुनना है कोई आप अपनी पसंद के भी गाने नहीं चला कोई सकते। नहीं है, आप 10 दिन, मैं आपको बता रही हूँ, कम से कम 1 महीने के लिए आप घर में ये पुष्पा पुष्पा सब बंद कर दीजिए। आप चलाइए हनुमान चालीसा या जो भी आपको लगता है कि ये गाने बहुत अच्छे, अब वो 1 महीने बाद करता वही है, गाने लग जाएगा। करता है वो। यही मैंने बात की थी पहले इन्वायरमेंट की। अब आप ये बोलो कि इतना छोटा बच्चा, 2.5 साल का बच्चा पूरी हनुमान चालीसा बोल रहा है, कैसे बोल रहा है? क्योंकि वो टीवी पे भी वही देख रहा है, घर में भी वही चल रहा है, तो क्या कर रहा है? मैं लाऊंगा इसके शो के बाद उसकी मम्मी को। अच्छा। उसके स्कूल में प्रोजेक्ट है ये कि एक आपको मंत्र सुनाना है। अच्छा, तो वो कह रही है यार ये कैसे याद करेगा। बताओ, मैं बताती हूँ। और जबकि विश्वास करोगे ऐसे करेगा, ओम भू भुव तो अपनी मतलब जो लैंग्वेज है ना उसकी इतना प्यारा करता है कि मन देखता रहता है। इनफैक्ट नहाते टाइम भी जब मैं पानी डालता हूँ ना, वो रिपीट करता है वो चीज। नहीं तो आप बता रहे तो उसको पता लग रहा है ना। हाँ। अब जब हम टीवी में गाने हमारे ये चलेंगे, अब गाड़ी में बैठे, अपने गाड़ी में गाना भी वही चलाया, पुष्पा मेरे बेटे को पसंद है, हाँ। तो वो क्या करेगा? वो पुष्पा पुष्पा ही करेगा ना। आप चिल्लाता लगाइए भी होगा। हनुमान चालीसा, कोई मंत्र लगाइए, आप घर में भी वही चल रहा है, आप भी वही रिसाइट कीजिए, देखो ना वो बोलने लग जाए वही। क्योंकि इतने छोटे बच्चे को आप आराम से इजीली अपने अकॉर्डिंग चीजें ढाल सकते हैं। पर जब वो 15 साल 16 साल का हो जाए, कोई भी बच्चा, तो उसको एक फ्रीडम दीजिए, एक स्पेस दो, उसको दो स्पेस। बिल्कुल नहीं जो हमने कहा वही होना है। अब उसकी अपनी चॉइस है, उसकी अपनी पर्सनैलिटी है, वो बाहर भी जाएगा, उसके दोस्त भी होंगे, आजकल नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो आप भी जेंजी बनिए ना। क्यों बच्चों को हम ये बोलते रहते हैं कि ये जेंजी हैं तो ये बिगड़े हुए हैं? और मैं तो बहुत पसंद करती हूँ उन बच्चों को। ब्लेस्ड बच्चे हैं कि उनके समय ये जनरेशन बदली है, फ्यूचर भी वही है हमारे ना। और आने वाले बच्चों के साथ ये चीजें वो फॉर्चुनेट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें तो उनके पेरेंट्स ही ये सब इस्तेमाल करें तो उनके लिए कुछ नया नहीं होगा, पर इनके लिए ये नया है। एक्सप्लोर करते हैं हर चीज को। वाई, ये हम लोग सिखाते हैं अपने काउंसलिंग सेशन में। वाई, वाई मतलब होता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हम ये चीजें करें। पर वही प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है। पापा ने बोला ये नहीं करना, तो वो जब पूछेंगे वाई, तो वहां से एक पड़ भी जाता है कई बार कि भाई क्या मतलब, ये वाई वाई का क्या मतलब है, हमने बोल दिया तो बोल दिया। पर नहीं, अगर हम कोई भी हैबिट अपने बच्चे की बदल रहे हैं, काइंड मैं बोल रही हूँ कि आपको फिल्मी गाना नहीं गाना, आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है, या कोई भी आपको पढ़ना है, आपको या देखना है, आपको, आपके पास रीजन होना चाहिए उसका, क्यों क्यों पढ़ना चाहिए। पर पेरेंट्स को खुद नहीं पता है, वो बेचारे जो उनको बता दिया गया वो भी वही सुनते रहते हैं, वही करते रहते हैं। तो आपके पास उस चीज का आंसर होना चाहिए, तो आप बच्चे को बताइए कि क्यों पढ़ना है, अगर वो समझ सकता है तो। और जब उसकी अपनी पर्सनैलिटी जब बनेगी तो आप देखेंगे कि ये चीजें उसके अंदर हैं, तो वो बाहर निकल के आती है, तो एक अलग पर्सनैलिटी बन के आती है। कई बार लोग मैम गाने सुन के रिलैक्स हो जाते हैं, हाँ, क्या सच में ये सॉन्ग भी इस लेवल पे काम करता है, थेरेपी बिल्कुल देता है? थेरेपी है, म्यूजिक थेरेपी है ये बहुत बड़ी। इवन दो जो लोग समझते हैं क्लासिकल म्यूजिक, कुछ राग ऐसे हैं कि जैसे ही वो राग बजेंगे आपके दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं एक्टिव हो जाते हैं। लाइक जैसे हम लोग हैं, मैं अपना बताऊं तो जब मैं सितार सुनती हूँ, मुझे सितार बहुत पसंद है, तो सुनने मुझे में लगता है कि सितार बजता है तो अच्छा लगता है, कुछ कुछ नया इन्वायरमेंट हो जाता है, माहौल बदल जाता है, मुझे पसंद है वो चीजें सुनना। तो हो सकता है किसी को इंग्लिश गाने बहुत अच्छे लगते हो, किसी को अपनी रीजनल लैंग्वेज जो भी है ट्रू। उनकी अच्छे लगते हैं। तो म्यूजिक तो बहुत बड़ी थेरेपी है। आप हमारे यहाँ भी क्या बोला जाता है कि आप भजन गा रहे हैं या कोई कोई भी पोयम गा, तो ऐसे गा गा के बोलिए। तो म्यूजिक एक अपनी लैंग्वेज है, कूल करता है, काम करता है, पर आप उसको किसी चीज में बांधिए मत कि भाई आप भजन सुनेंगे तो ही आप रिलैक्स होंगे, देशभक्ति के गाने सुनेंगे तो ही मोटिवेट होंगे, ऐसा वो नहीं है। 15 अगस्त को चलता है मैम, 15 अगस्त हाँ। 26 जनवरी में। तो आपकी अपनी चॉइस है। मैं गजल बहुत सुनती हूँ तो मुझे गजलों में बहुत पसंद आती हैं मुझे चीजें, मुझे सूफीज्म बहुत पसंद है, तो जरूरी नहीं सामने वाले को भी सूफीज्म पसंद हो, तो उसको स्पेस दो।
तो म्यूजिक बहुत बड़ी थेरेपी है। मैम साथ-साथ मैं चाहता हूँ आप ये भी बता दो कि मतलब पेरेंट्स और अपने बच्चों के बीच में रिलेशन कैसे होने चाहिए? देखिए, बच्चों में और पेरेंट्स में रिलेशनशिप की बात की जाए तो आजकल जितना कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं चीज़ें, उस वजह से जो होता है स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। छोटे बच्चों में भी ये चीज़ें बढ़ रही हैं क्योंकि हम अपनी एक्सपेक्टेशन उन पे डाल रहे हैं। सो एक फ्रेंडली माहौल होना चाहिए सबसे पहले आपके एनवायरनमेंट, आपके घर का। क्योंकि आज का जो 5 साल का बच्चा है, चाहे वो लड़का है, चाहे लड़की है, वो सब चीज़ें जानता है, सब पता है उसको। तो आप उसको ज़्यादा समझदारी तो बताएँ ना सबसे पहले तो। ऑब्वियसली हम अपने कथा कहानियाँ सुनाते हैं कि हम तो ऐसा करते थे, वैसा करते थे, वो जो एक्सपेक्टेशन है। हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चाहा मेरा बच्चा इंग्लिश बोले, हमने क्या करा उसको महँगे वाले स्कूल में डाल दिया। पराठा नहीं खाना है वहाँ पर, सैंडविच। ठीक है? सैंडविच आना चाहिए वहाँ पर, पीनट बटर होना चाहिए वहाँ पर, ये होना चाहिए। अब आप मुझे बताइए क्या उस बच्चे को पता था कि ये बटर कैसा होता है, कि इंग्लिश में बात करना क्या होता है? नहीं पता था, आपने उसको सिखा दिया, ठीक है? अब आपके घर का माहौल कैसा है उसके बाद? मतलब आप बच्चे को शुरू से ही प्रेशराइज़ करते हैं, हर चीज़ के लेके। बाहर का खाना, अच्छा अगर मेरा बच्चा अभी 2 साल का है, उसको कैसे पता है कि पालक खराब होता है, टिंडे खराब होते हैं? कैसे पता? क्योंकि हम बताते हैं। कहीं न कहीं हम बार-बार बोलेंगे, "अरे! बैंगन नहीं तो बड़ा खराब होता है। ओहो! शाही पनीर बनाते हैं।" तो बच्चे के दिमाग में क्या गया कि टिंडे और ये बैंगन ही तो खराब सी चीज़ें होती हैं, खराब सब्जियाँ हैं। तो आप ये सोचिए कि बहुत डीप डाउन बातें हैं और शुरू से ही हमारे घर में चलती हैं। प्याज नहीं खानी मेरे को, मुझे बदबू आती है। किसने सिखाया? और जिनके घरों में प्याज है, जो बोलने वाला नहीं है चीज़ें, वो प्याज क्या, वो सब कुछ खा जाते हैं बच्चे। हमने शुरू से ही बच्चों को वैसे ही रखा। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है, इमोशनली कनेक्शन बहुत ज़रूरी है और वो झूठा वाला नहीं, जो हम करते हैं कि हम बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, ऐसा कुछ कहीं नहीं हो रहा है। आपका भी प्यार समय के अकॉर्डिंग बदल जाता है। आपका बच्चा आपका कहना ना माने, 2 बार आपको जवाब दे जाए, तीसरी बार आपका भी प्यार वैसा नहीं रहेगा। सो हमें उन बच्चों के साथ क्या करना चाहिए? एक तो इमोशनली कनेक्शन बहुत ज़रूरी है और ये बच्चों के केस में नहीं है, हर केस में आपको ज़रूरी है। आप किस स्कूल में डाल रहे हैं, क्या एजुकेशन है उनकी, आप क्या करना चाहते हैं, उनकी भी चॉइसेस को ज़रूर ध्यान रखें। स्पेशली जब हम करियर काउंसलिंग की बात करते हैं, करियर्स की बात करते हैं, हम महसूस ही नहीं करते कि हमारे बच्चे के अंदर क्या है। ज़रूरत समझते ही नहीं कि हाँ, काउंसलिंग भी है। अब आप ये सोचिए, आप ये बता आप भी सोच रहे होंगे कि रिलेशनशिप में ये कहाँ से आ गया करियर। पर आज की जो 6th स्टैंडर्ड में बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं बहुत सारे बच्चों से मिलती हूँ, स्कूल्स में जाती हूँ कि आपको क्या बनना है, क्या गोल सेटिंग है आपकी, क्या करना चाहते हो जीवन में? नहीं, पापा सेड दैट कि वो डॉक्टर हैं, तो मैं आधा तो मैं ही करवा दूँगा एंड हमारा क्लिनिक है, तो हो जाएगा उसमें। क्या आपको पता था कि आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा? नहीं, पर आपने एक रोड मैप तैयार कर दिया उसका कि अब तुम यहाँ से जाओगे कोचिंग सेंटर्स में, फिर यहाँ से तुम ये तैयारी करोगे, वो तैयारी करोगे। आपको नहीं पता आपके बच्चे में क्या एबिलिटी थी। इसलिए बहुत सारे जो ड्रॉप आउट होते हैं, बट रोड मैप बनाना तो ठीक है ना? नहीं, नहीं। नहीं, हू आर यू? कौन हो आप बनाने के लिए? आपको ये नहीं पता आपके बच्चे को जहाँ जाना है उसमें वो एबिलिटी है या नहीं है? आप कोई भी एग्ज़ाम्पल लेके देखिए। बट कई बार ऐसा नहीं होता, बच्चे इन्फ्लुएंस भी होते हैं कुछ हुँ, पर्सनालिटी को देखकर। यस, होते हैं। इसलिए मैं क्या बोलती हूँ हमेशा, जब भी हम रिलेशनशिप में बात करते हैं तो कोई एक चीज़ नहीं होती कि जो आपके ऊपर असर डाल रही है। करियर की बात आपके पूरे जीवन में जिनको मैं सबसे ज़्यादा देखती हूँ, करियर एंड रिलेशनशिप, ये सबसे ज़्यादा तकलीफ देती हैं आपको। सबसे ज़्यादा क्यों? क्योंकि हमें हर हर चीज़ को ना बहुत आसान कर देते हैं कि अरे हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे, यू नो क्योंकि फाइनेंशियली आप कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग होते हो। पर ये बट दोनों चीज़ें हम मिस बट करते हैं। दूसरे सिचुएशन में तो अलग है मैम। नहीं, नहीं, मैं बताती हूँ उसको कैसे होगा। करियर है, हम लोग कहते हैं कि जब एक 6th के बच्चे को पता है कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, उसको क्या उस चीज़ के बारे में पता है? कोई भी करियर मैं चुनती हूँ, लाइक चलो टीचर, बहुत बच्चे बोलते हैं कि हमें टीचर बनना है। टीचर्स के कुछ प्रॉस हैं, कुछ कॉन्स हैं, कुछ अपनी लिमिट्स हैं बिल्कुल है वहाँ मैम। पर। क्या बच्चों को पता है वो? नहीं पता। सिर्फ़ उन्होंने सुना और उन्हें लगा कि हाँ, अरे सेफ है, क्योंकि लड़कियों के लिए स्पेशली ये बोला जाता है। अरे, अरे 9 टू 5 जॉब नहीं कर पाओगी, स्कूल वाला सिस्टम ठीक है, अपना सुबह जाओ, दोपहर तक आ जाओ, अपने बच्चों को देखो, ये देखो, वो देखो।
हो सकता है आपके बच्चे में कुछ क्रिएटिव हो, तो आप कैसे जानेंगे? सबसे पहले तो वो बॉन्डिंग क्रिएट कीजिए बच्चों के बीच में। आप देखिए अपने बच्चे को, क्योंकि माँ से ज़्यादा कोई असेस नहीं कर सकता बच्चे को, ये तो है। क्योंकि वो सारा दिन घर में रहती है। पर अनफॉर्चुनेटली जो मदर्स बाहर हैं, नहीं उतना टाइम दे पा रहे, तो उनके लिए जैसे करियर के लिए हमें कुछ चुनना है या कुछ हमें सोचना भी है, साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, टेस्ट कराइए आप। टेस्ट क्या है? पेपर पेंसिल टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसमें आपको बस टिक करना है आपकी जो पसंद है, नहीं पसंद है। तो जब आप ये करते हैं तो आपकी एबिलिटी, आपकी पर्सनैलिटी, एप्टीट्यूड, ये सब निकल के बाहर आता है। तो आपको एक गाइडेंस मिलती है कि मेरे बच्चे के लिए साइंस स्ट्रीम अच्छी है या मेरे बच्चे के लिए कॉमर्स वाला अच्छा है या ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी को लेके लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें तो बिल्कुल डाउनग्रेड कर दिया, ह्यूमैनिटी ले ली तो हमने। एंड आप सरप्राइज होंगे सुन के कि बहुत सारे स्कूलों में ह्यूमैनिटी है ही नहीं। संस्कृत नहीं है मैम। आप ये सोचिए कितनी बड़ी बात है, क्योंकि हमने माइंडसेट क्या बनाया, जो बच्चे साइंस वाले हैं वो तो सबसे ऊपर वाले हैं, बस बस बस। उससे नीचे आपके नंबर नहीं आ रहे, कुछ है तो कॉमर्स ले लो। और ह्यूमैनिटी वाले वो है बेचारे जिनको कुछ नहीं मिला, नंबर नहीं थे, कुछ नहीं थे, तो आपको ह्यूमैनिटी मिल गई। 90% इन अर्बन एरिया मैम, हाँ। रूरल में सॉरी, उनको मतलब ही नहीं है साइंस। अगर आपने आर्ट्स ले लिया गलती से तो आपको बोलेंगे टाइम पास करना है इसमें। लोगों को शर्म भी आती है बोलते हुए हाँ। कि हमने आर्ट्स लिए, और मैं बोलती हूँ इसमें शर्म वाली क्या बात है, मुझे बताइए। सबसे ज्यादा जो दुनिया में जो कामयाब हो रहे हैं बच्चे या जो ह्यूमैनिटी को खैर आप तो समझ गए। नहीं समझना चाहिए। ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स देखिए आप उठा के, क्या नहीं है उसके अंदर। पर हम अगर कंपैरिजन करने बैठ जाएं कि साइंस वाले बच्चे अच्छे होते हैं और कॉमर्स वाले अच्छे, भाई हम तो वैसे ही वाले हैं, कुछ नहीं मिला तो चलो यही ले लो, डिग्री तो कंप्लीट करनी है ना हमें। सो तो इन चीजों से हमें निकलना पड़ेगा। पर पेरेंट्स क्या करते हैं, खुद डॉक्टर हैं तो ऑब्वियसली चाहेंगे बच्चे हमारे उसी फील्ड में जाएं, तो एक प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। उन बच्चों को अपना कोई एक्सपोजर नहीं है, उन्हें कुछ नहीं पता डॉक्टर्स के क्या काम होते हैं क्या नहीं होते, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? बॉन्डिंग तो आपकी वही क्रिएट होनी चाहिए थी, पर वो होती ही नहीं है। बट वो देख के भी तो सीखते होंगे ना, लाइक एवरी डे वो आते तो हैं घर ना। पर 6 का बच्चा क्या सीखेगा? अभी वो बन रहा है, अभी उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, फिर उसमें उसका इन्फ्लुएंस रहता है उसका पीयर प्रेशर, उसके जो दोस्त हैं उनका। अगर मेरा दोस्त ये चाहता है करना तो मैं भी इसी में ही चला जाऊंगा। अच्छा उसने ही बता दिया, अरे हम तो एनएसडी जाएंगे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, अरे वहां तो एक्टर बन जाते हैं, किसी ने अपना एक आइडिया दिया तो हमें लगता है अरे ये तो बहुत अच्छी चीज है, वो तो 10वीं फेल होते हैं या 12वीं पास है, मतलब पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, क्रिकेटर्स बन जाते हैं हम लोग। क्या सचमुच आप क्रिकेटर बनने के लिए हैं? कि सचमुच आपके अंदर वो स्टेमिना है, और या मेंटली आप इतने सशक्त हैं, या आपके अंदर इतनी चीजें हैं, क्या वो जो वर्क प्रेशर होता है, क्योंकि लाइव चल रहा होता है वो मैच, क्या आप झेल पाओगे जिस दिन हार होगी आपकी? नहीं देख पाते हम लोग वो चीजें। तो साइकोमेट्रिक आपको हेल्प करता है। अगर वही बात है, अगर पेरेंट्स और बच्चे में बॉन्डिंग अच्छी होगी तो तभी तो वो उनको वो फ्रीडम देंगे। जब फ्रीडम दोगे तो ऑब्वियसली बच्चा आपको चीजें बताएगा अपनी, कि नहीं नहीं पापा ये बात है, नहीं मम्मा हम ये चाहते हैं। पर यहाँ पापा मम्मा खुद ही बता रहे होते हैं ये करना है वो करना है। देन उसके बाद कोई भी चीज है, सुख दुख ये चलते रहते हैं घरों में, नॉर्मली सभी फैमिलीज के साथ है। आप अपने बच्चे को कनेक्ट कीजिए उस चीज से, उनसे पूछिए कि ये चीजें हो रही हैं ये ठीक है या नहीं है, देश में क्या चल रहा है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है। आप उनके साथ बैठते ही नहीं है, आपके पास टाइम ही नहीं है, आप ऑफिस से आएंगे थके हुए, चाहे वो मदर है चाहे फादर है, आपकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। कह सकते हो इससे भी इमोशनली जो कनेक्शन था पहले, एक टाइम में बहुत कनेक्शन होता था हाँ। इमोशनली पेरेंट्स के बीच में, अब नहीं है अब शायद, नहीं। और धीरे धीरे शायद खत्म भी होता जा रहा है। यस, इसलिए बच्चे अपनी दुनिया में रहते हैं। जो लोग ये बोलते हैं कि मोबाइल एडिक्शन है बच्चों को, अब आप फिर वही बात है इसकी रूट में जाइए। मोबाइल क्या वो खुद खरीद के लिए आए थे? नहीं मैं कैसे हुआ? एक सिंपल मोबाइल से भी चीजें हो सकती थी, पर हमने अपनी जिम्मेदारी उनके ऊपर डाल दी कि भाई हमें तो काम करना है और तुम इसमें लगे रहो। बट इसका मेन सॉल्यूशन भी तो नहीं है कुछ भी मैम। क्यों नहीं है सोल्यूशन? लाइक मैं एक मतलब सिंगल फैमिली, मेरी वाइफ और मेरा बच्चा रहता है, मैं इधर हूँ, अब वो कई बार होता है थक जाती है तो ठीक है सो जाती है, वो फोन पकड़ा देती है। अब मुझे बताइए, अगर बच्चे को ये बोले, कोई आपसे ये बोल दे कि ये वाला जहर खाना है, और आप ठीक आप तो सो जाओगे आराम से, अब कोई नहीं स्लो देना है आपको, आप ये बोलिए, फिर आपको 20 साल बाद याद आता है अरे इसने तो कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, तो आप क्या बोलेंगे? बट करे क्या? एक्चुअली मैं भी यही सेम चीज पूछता हूँ तो आप ये कहते हो कि यार मैं भी तो इंसान हूँ।
आप तो चले जाते हो। और इनफैक्ट जब मैं घर जाता हूँ वापस थका हुआ होता हूँ, तो थोड़ी देर तो खेलता हूँ, आधा 1 घंटा खेलता हूँ, लेकिन उसके बराबर नहीं खेल सकता मैं। अब इस बात को कल रात को उसने क्या किया, हाँ, पापा मुझे ना गोद में लेके सुलाओ, हाँ, 2 बजे रात को। हाँ, अब बेटा नींद आ रही है, तो उसको गोद में लिया, ठीक है, हाँ, और फिर थोड़ा सा उठने की एक्टिंग की, वो देखा मैं सो रहा है, तो हाँ, उसको गोद में लेके मैं सो गया। सोचना आप, फिर थोड़ी देर बाद उठा, पापा मेरी गाड़ी कहाँ है? हम्म। मैं कहा बेटा यहीं रखा हो, सुबह ले लेना। तो अब मैं इस चीज का मेरे पास क्या सोल्यूशन है, आप कोई सोल्यूशन नहीं। जब पापा बनने वाले थे तब सोचा था कि ये प्रॉब्लम आएंगी मुझे तो ये बताओ। डिसीजन ही नहीं लेना था। अरे बच्चा है, वो बच्चे की तरह से उसको बचपना क्यों खत्म कर रहे हैं आप? नहीं वो तो नहीं करना है ऑनेस्ट। आपको अपना टाइम मैनेज करना है उसके अकॉर्डिंग। वो रात को नहीं सोएगा। वैसे मैंने उसको देखा, वो काफी बड़ा है, इतना छोटा नहीं है कि उसे गोदी में ही रहना है, मतलब नहीं गोदी में नहीं है, नहीं काइंड रात को मेरे पीठ पे उसकी मम्मी कह रही क्या हो गया मैं क्या करूं अब। नहीं कुछ नहीं। इसका मतलब आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं है। आपने पहले से, आपको पता था, वही मैंने आपसे कहा ना, दूल्हा उड़ के आएगा, दुल्हन ये लाएगी, बस वही। उसके बाद क्या? मैम मैं हूँ तो इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग, तो कनेक्टेड अपना भी हूँ। वर्क को कम कीजिए, अपने टाइम को लिमिट कीजिए, टाइम टेबल बनाइए कि नहीं मैं 8 बजे के बाद नो तो नो। मैं अपनी फैमिली को देखती हूँ, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ खुद भी। मुझे पता है अपनी टाइम इसीलिए लिमिट। बताया मैं इसलिए ही बता रही हूँ आपको, लोग कहते हैं नहीं कर पाते, सब होती हैं चीजें। मैम एक तरफ तो सोसाइटी में हम एक्सेप्ट मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं करते और एक्सेप्ट भी नहीं करते, लाइक मैंने बताया था नैरेटिव्स है, अगर मैं आपके पास जा रहा हूँ तो मैं डिक्लेयर हो गया हूँ पागल हाँ अपनी बिल्कुल। फैमिली में। एक तरफ है सेलिब्रिटी, वो सामने से बताते हैं कि हम लोग, मैं डिप्रेशन में हूँ, हम्म। वो ओपन होते हैं उस लेवल पे, जबकि उनकी एक अच्छी फैन फॉलोइंग वगैरह भी होती है, हम्म। उनके लिए लोगों को सिंपैथी हो जाती है। हम्म। लेकिन हम नॉर्मल लोगों के लिए क्यों नहीं होती मैम? हमारी सोसाइटी क्यों नहीं एक्सेप्ट करती है? मुझे उसके बारे में बताओ। ठीक है। अभी जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, हम्म अभी तो जैसे बहुत दीपिका पादुकोण हुई हैं आपकी, या अभी मैंने एक पीपीडी का आपको अभी डिस्कस किया था, हम्म पोस्टपार्टम डिप्रेशन, हम्म जो बच्चे के बर्थ के बाद हो जाता है। ठीक है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो आगे आए हैं, इसमें ईशा देओल हैं आपकी, और बहुत सारी हैं, इलियाना डिक्रूज हैं, बहुत सारी ऐसी हैं, शिल्पा शेट्टी रही हैं, हम्म कि जिन्होंने बताया कि जब वो मदर बनी तो उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी, मतलब वो बच्चे से कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, उनको ऐसा लगता था। ओके ठीक है, तो ये नॉर्मल है, किसी के साथ भी हो सकता है। पर जब सेलिब्रिटीज आगे आते हैं ना, तो लोगों के अंदर अवेयरनेस आती है, तो ये समझ पाते हैं कि ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं, किसी के साथ भी हो सकती है। फिर उनका इन्वायरमेंट कैसा है। हम्म अब वो लोग तो किसी के पास भी जाएं या कुछ एक शब्द भी बोल देते हैं तो पब्लिसिटी भी हो जाती है, हम्म यू नो। बट ये एक अच्छी चीज है। पर एक नॉर्मल लाइफ में जब ऐसा होता है, क्योंकि हम उस लेवल तक नहीं है, वो लेवल हमारा है ही नहीं बिल्कुल भी, हम्म तो हमें ऐसा लगता है कि क्या पागलपन के लक्षण है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम एकदम पागल बोल देते हैं किसी को। हम्म तो ये डिफरेंस हमेशा रहेगा जीवन भर। अब हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज देख लीजिए, वहां भी यही है। वो डिक्लेयर करते हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है हमारे साथ, हर चीज ट्विटर पे डाल दी जाती है। पर एक नॉर्मल लाइफ में हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम्म हमें ये लगता है कि सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, इनके साथ कुछ नहीं हो सकता, ये तो अपनी दवाइयां लेंगे और ठीक हो जाएंगे। और हमारे घर में ऐसा कुछ हो जाए तो जबकि प्रेशर उनके ऊपर ज्यादा होता है। उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, वर्क प्रेशर है, हमेशा स्मार्ट दिखना है, हमेशा आपको पतला ही रहना है, मतलब बहुत प्रेशर उनके पास रहता है। और ये बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, जिससे किसी के भी साथ हो सकती हैं। हम्म तो जब ये सेलिब्रिटीज आगे आते हैं तो एक अवेयरनेस होता है। और मुझे अच्छा लगता है जब ये लोग बताते हैं अपने बारे में कि किस तरीके से कंडीशन थी। लाइक डिप्रेशन हम बहुत इजीली बोल देते हैं, और मैं कुछ लोगों की तो शर्ट्स के ऊपर देखा देखा है मैंने, आई एम डिप्रेस्ड सो वो लिखते हैं और बहुत खुश होते हैं, और ये नहीं देखते कि हम जो हमने पहना हुआ उस पर लिखा क्या हुआ है। तो डिप्रेशन बहुत छोटी चीज नहीं है। आप ये सोचिए, आप सो नहीं पा रहे, सिर्फ रोते रहते हैं, खा नहीं पा रहे हैं, या आप बहुत ज्यादा खाने लगे, वेट आपका बढ़ जाता है, या बिल्कुल ऐसे वीक हो जाएंगे, आपके अंदर कुछ बदल रहा होता है पर आपको पता ही नहीं है। पर वो गली के दुकान पे भी तो डिप्रेशन की दवाई मिलती है। अब ये गलत, अच्छा अच्छा। लड़कों में खास करके देखा है हाँ। कुछ तो, ठीक है अब तो फीमेल भी काफी ओपन पर है। उनका डिप्रेशन ये होता है कि उनका तो वो रिलेशनशिप वाले ही डिप्रेशन रहते हैं उनके पूरा हमेशा। पैकेट ले जाते हैं वो खरीद के। सो डिप्रेशन का तो बहुत बड़ी चीज है, पर ये सेलिब्रिटीज आते हैं आगे, ये अच्छी बात है। हम्म तो मैं चाहूंगी कि जो लोग देख रहे हैं इन चीजों को, समझ रहे हैं कि मेंटल हेल्थ आप बहुत इजी ना लें।
आप अपने बारे में नहीं, आप और लोगों के बारे में भी सोचिए। आपकी फैमिली में भी आपको लगता है किसी के साथ है, तो सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए, केयर की ज़रूरत है उसको, ना कि वो मेंटल है, वो पागल है। पर हमें ऐसा लगता है सेलिब्रिटीज़ है ना, इनके साथ कुछ नहीं होता है, तो हम वो जानबूझ के भी सिम्पैथी ज़्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं, पर अपने घर में नहीं करेंगे हम, है ना? सो ये इन चीज़ों से हमें ऊपर निकलना ही होगा। और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है इंडिया के अंदर। अब तो खैर सिटीज़ में तो ये चीज़ें लोग समझने लगे हैं, बट फिर भी मतलब काफ़ी कितने कितने परसेंटेज होंगे मैम, कुछ आइडिया है? जैसे लाइक डिप्रेशन से कुछ डेटा वगैरह? नहीं, एज़ सच मैंने अभी कोई इस पे स्टडी नहीं करी है कि क्या डेटा होगा, पर नॉर्मली आप ये सोचिए, आप अपना एग्ज़ाम्पल लीजिए। आपको सुबह 6 बजे की शिफ्ट में जाना है, फिर 8 बजे की शिफ्ट है, फिर आपको दुबई शूटिंग करनी है, फिर दिल्ली आ जाना है वापस। थ्रू आउट फुल पूरा ईयर आप सिर्फ वर्क कर रहे होते हैं, जिसमें कि आपको हमेशा खुश रहना है, हमेशा सुंदर लगना है, आपके हेयर भी इधर से उधर ना हो जाएँ। आप समझ गया, दो अब ये समझिए, सेल्फी देने से क्यों भागे हैं? फिर गैदरिंग में जाना होता है, जिसमें पब्लिकली जो पब्लिक फिगर होते हैं, उनके साथ बदतमीज़ियाँ भी होती हैं। आप ये सोचिए कि इतना प्रेशर आपके ऊपर है, तो आप कैसे डील कर पाएँगे? और ऐसे में अगर स्पेशली हम फ़िल्म स्टार्स की बात करें, कोई फ़िल्म फ्लॉप हो जाती है, हाँ। फिर आपको लोग कैसे लेते हैं? सेलिब्रिटीज़ के बच्चे हैं, उनको लोग कैसे लेते हैं? उनके टैलेंट को कहीं न कहीं हम पीछे कर देते हैं, अगर है भी तो। ये ऑनेस्टली ट्रू है। होता है ना? पर लेकिन वो भी तो यही चाहते हैं। वो भी ऑब्वियसली। यही चाहते हैं कि हमें सिर्फ़ बना-बनाया सब कुछ मिल जाए और हम बस वही करें। मतलब अगर हम फ़िल्म भी कर रहे हैं तो पापा की ही फ़िल्म हो, पापा ही पैसा लगा रहे हैं, मम्मा ही फ़िल्म का, पर आप दूसरी कुछ चीज़ें चुनते भी नहीं हैं अपने नहीं लिए। चुनता है ऑनेस्टली। क्यों नहीं चुनना चाहते? बचपन से स्कूल वो भी। भी एक दबाव है। हाँ, पढ़ाए। अब जैसे अभिषेक बच्चन को ये लंदन में स्कूल में यही सब पढ़ाया गया उनको भी। हाँ, अभिषेक बच्चन है या और भी जो हुँ। सेलिब्रिटीज़ हैं, या हमें ऐसा लगता है कि हमारे परिवार में पॉलिटिक्स में भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे, कि परिवार में सब पॉलिटिशियन थे पर उनके बच्चे उतने कामयाब नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि प्रेशर से आप लेके आए हैं उनको, एक ज़िम्मेदारी के थ्रू लेके आए हैं आप। पर उनके लिए हमारे पास सिम्पैथी होगी। हम उनको अच्छा-अच्छा देखना चाहते हैं। बट आज के पॉलिटिशियन बड़े स्मार्ट है ना। स्मार्ट हैं। मतलब आपको सुनने का मन करता, देखने का मन करता, बात करने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए। और यस। पहले बिल्कुल इग्नोर हुँ। कर देते थे। मोदी जी के बाद से, मतलब मैंने देखा जब मैं छोटी थी, जब भी प्राइम मिनिस्टर का कोई भाषण होता था या कुछ होता था, इंग्लिश में होता था। हाँ। मतलब ऊपर से ही निकल जाता था वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो ये मैं उन बच्चों को बोलना चाहूँगी, स्पेशली जो लोग ये सुन रहे हैं। अभी जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, सबसे ज़्यादा उसमें क्या दिखाया जाता है कि अगर आपका कलर जो है साफ है, कोरा रंग है, तो आप हर चीज़, हर जंग जीत जाएँगे, इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा ठीक, ठीक है? आप पतले हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर वो ये चीज़ें, और फिर एक इसमें सबसे बड़ी चीज़ इंग्लिश। हुँ। मेरे कुछ दोस्त हैं या मेरे कुछ जानने वाले हैं जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करवाते हैं, और उसमें उनको ऐसा लगता है कि इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है। सो मैं उनको पूछती हूँ, इंग्लिश है क्या चीज़? स्टेटस सिंबल बन चुका है, जबकि वो एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज होंगे। वो एक लैंग्वेज है। अगर मैं हिंदी में बात कर रही हूँ आपसे, तो क्या मेरी पर्सनैलिटी कम हो जाती है बिल्कुल। या मेरी इंटेलिजेंस ही कम हो जाती है? तो इंग्लिश में बात करना क्यों ज़रूरी है? आप पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, वो एक एस्पेक्ट हो सकता है, पर हिंदी में बात करने में क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल। हम मतलब ये सम टाइम आई फेस मैम कि जब मैं जाता हूँ ना कभी इवेंट वगैरह में, तो कुछ लोग अपना लेते हैं माइक, जैसे होता है एक हुँ, हुँ। अपॉर्चुनिटी कि ठीक है आप कुछ बताओ। यूँ स्टार्ट करते हैं, खत्म कर देते हैं। ऑनेस्टली किसी ने ये भी नहीं नोटिस किया कि कोई खड़ा होके बोला या हुँ। एक बैकग्राउंड चल रहा था। इस लेवल पे लोग कर रहे हैं। कनेक्टिविटी नहीं है। मैं कनेक्टिविटी से मतलब ही नहीं, उनको लग रहा है कि मैंने बोल दिया ठीक है। शुरू से मैं आपको, हमारा जब से पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ, मैं सबसे ये बोल रही, इमोशनली कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। हुँ। तो आप कैसे कनेक्ट होंगे? मैं आपसे अपनी भाषा में बात कर रही हूँ, आप अपनी भाषा में बात करे जा रहे हैं। क्या हुआ फिर उसमें? ना आपको समझ में आया, ना मुझे समझ में आया, तो लोग तो हँसेंगे ही। हुँ। तो ऐसी लैंग्वेज हो जो समझें। और और बेगर तो यूएस में भी होते हाँ, ऑब्वियस। पर होंगे। हम लोग देखिए, वहाँ दिखाया क्या जाता है? हुँ। वहाँ वो वाला चीज़ें नहीं दिखाई देंगी आपको, आपको अच्छी-अच्छी चीज़ें दिखाते हैं। तो ये हमारी मेंटालिटी है। आप हिंदी में बात कीजिए ना, आपकी जो आपकी अपनी मदर टंग है, आप उसमें बात कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। पर्सनैलिटी एक अलग चीज़ है। तो मैं जो आपको बता रही थी कि किसी ने भाषण दिया, समझ ही नहीं आता था हम लोगों को। पर आज अगर कोई बोलता है, मैं देख रही हूँ बड़े-बड़े स्कूलों से पढ़े हुए बच्चे जो बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, पॉलिटिशियन स्पेशली, हिंदी में बात करते हैं। बड़े-बड़े फ़िल्म स्टार हिंदी में बात करते हाँ। हैं। क्यों? उन्हें भी पता लग गया कि कनेक्टिविटी कैसे बनती है।
लोग आपको, आपने कुछ बोल दिया, अच्छा मैं आपसे बोलूं आपने कुछ गलती करी और मुझसे सॉरी बोलिए, कैसे बोलेंगे? सॉरी ओनली। सॉरी, ठीक है, अब मैं और आपसे बोलूं मुझे हिंदी में बोलिए, हाँ, कितनी मुझे तकलीफ क्षमा होगी करें। बोलने में। नहीं, बोलने में भी तकलीफ। इमोशन तो ऑब्वियसली नहीं है यहाँ पे तो, हाँ, लेकिन हिंदी में तो है ना। हिंदी में इमोशन आ जाएगा ना, बोलने में बस। भी। और सच में आपकी गलती थी, हम्म, अब गलती मानने में भी तकलीफ होगी, सॉरी बोला आप साइड में निकल गए, बस इतनी ही। इमोशन तो है ही नहीं ना हाँ, उधर। अब हिंदी में बोल के देखिए, आपको पूरा गिल्ट फील पता होने लग चला जाएगा। सॉरी बोल के उधर गाली देते हो जा। तो ये फर्क होता है, इमोशनली अटैच नहीं रहेंगे तो चीजें नहीं समझ में आती। ट्रू। तो आजकल आप कोई भी भाषण दे रहा है या टीवी पे कोई अपना इंटरव्यू दे रहा है, तो आप ज्यादातर देखेंगे इंग्लिश में, अपनी इंग्लिश की बजाय हिंदी में बात करते हैं वो लोग, और बहुत अच्छा लगता है देख के। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसको लैंग्वेज ही रहने दिया जाए, और प्राउड कीजिए अपनी भाषा के ऊपर, अपने कलर के ऊपर। आप जैसे भी हैं, छोटे मोटे पतले काले गोरे कैसे भी हैं, आप प्राउड कीजिए ना उस चीज के ऊपर। आपको ऐसा समझाया जाता है सोशल मीडिया के ऊपर कि आप छोटे हैं ना, आपकी हाइट कम है तो इसलिए ये प्रॉब्लम है, आपकी हाइट थोड़ी ज्यादा होनी थी, अरे कलर थोड़ा साफ होता तो और अच्छा होता, कैसे? फिर वही है, जज करते हो आप। फिर वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, ये क्रीम लगाइए। हाँ, 7 हफ्तों में। आप सोचिए क्या सिखा रहे हैं आप दुनिया को, और जो कमजोर माइंड के होंगे वो फटाफट उसको अडॉप्ट कर होता लेते है, हैं। कई मूवी आ चुके हैं इस चीज पे। बहुत सारी हैं, आप डियर जिंदगी आप देखिए मूवी, पर्सनली रिकमेंडेड के। डियर जिंदगी में आप सोचिए, वो लड़की जो प्रोफेशनल लाइफ में बहुत दुखी है, अपना जो एक ही रिलेशन है उसका, उसको भी नहीं झेल पा रही है वो। मैं देखूंगा अब तो। आप देखिए उसको और आपको लगेगा कि यार मतलब ये कोई प्रॉब्लम थी क्या। और बाद में रूट कॉज कहाँ निकलता है, उसकी अपनी फैमिली से, क्योंकि शुरू से पेरेंट्स की लड़ाई, ये लड़ाई वो लड़ाई। अब देखिए, एंड जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। हाँ, वो तो देखा शायद। ये ऐसी फिल्में हैं जो आपको कनेक्ट करती हैं, आपको लगता है ये ऋतिक रोशन वाला जो कैरेक्टर है तो मैं मजा ही आया, हूँ शायद। ऑनेस्टली मजा आया। ये जो फरहान खान है तो मैं ही हम्म। हूँ शायद, फरहान अख्तर सॉरी। अब देखा मैंने ये मूवी, मैं मुझे लगता है 2-3 महीने पहले देखा मैंने। कौन सी? यही जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। अच्छा, कब की अब रिलीज मेरी हुई? बहुत फेवरेट मूवी है ये। मुझे बहुत अच्छा लगा इनफैक्ट। डियर जिंदगी बहुत अच्छी क्लास मूवी है। जब ये आई थी मूवी तो मैं सबको बताती थी, इसमें साइकोलॉजिकल असेसमेंट हुआ था उसका, लोगों को पता नहीं लग रहा था उसमें, तो पूरी क्लास हुई थी हमारी उसके ऊपर कि कैसे जो 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 जग जग होता है, शाहरुख खान जो उसमें साइकोलॉजिस्ट होता है उसके अंदर, कैसे उसकी लाइफ को चेंज करता है। और बहुत छोटी छोटी चीजें, नॉर्मल, ऐसा कुछ नहीं कोई जादू टोना कर रहा है बैठ के या कोई मेडिसिन दे रहा है, नहीं, आप सोचिए ये बहुत अच्छी मूवी बनी है। तो कुछ मेंटल, और रिकमेंड करो मैम साथ साथ। बहुत सारी मूवीज हैं, मैं फिर भी कहूंगी डियर जिंदगी आप देखिए। आप ज्यादातर अपनी लाइफ के अंदर ह्यूमर वाली चीजें देखिए जहां आपको खुशी मिलती हो। मैम एक एडवाइस हमारे मोदी जी के लिए भी दे ही दो आप। मैं उनको, मतलब आप भी नोटिस तो कर ही चुके हो, मुझे लगता है पूरी इंडिया ही नोटिस करते हैं, सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। बिल्कुल सुनने में ये भी आया कि 16 आवर वो काम करते हैं, 16 to बिल्कुल, 18। मैंने भी सुना है। हाँ, तो मैम मेरे लिए तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अभी भी सो के उठता हूँ 6 घंटे बाद, लगता है एक नींद और ले लूँ क्या। हम्म, बट उनके पास देखो जो, मतलब देश का पूरा कमाल, जबकि उनके सब कुछ उनको बस बोलना ही है, पास ऑन कर देना, चीजें हो जानी है। बट इस टाइम भी वो इतना एक्टिव है। हम्म। तो कुछ हेल्थ टिप भी दो उनके लिए मैम। भाई, आप ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो अपने आप में संपूर्ण है। मतलब मैंने आज तक उनके बारे में मैंने सुना नहीं, क्योंकि एक सेलिब्रिटी है, आप सिर्फ सुन सकते हैं उनके बारे में, हम्म। आपको नहीं पता पीछे क्या है। पर किसी भी व्यक्ति का, जब हम कहते हैं कि कोई स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा इनलाइट है, इनलाइटमेंट है कुछ उनके साथ, आप कम सोते हैं, आप ये मत बोले कि आपको करने वाले बहुत सारे हैं, पर करवाने वाले भी तो आप ही हैं। हाँ। तो माइंड कैसे चल रहा है आपका? आप उनकी वीडियोस देखिए, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने लिए भी समय निकालते हैं। कभी कभी जब वो भाषण दे रहे होते हैं तो मजाक करते हैं, उन्हें पता है कि जो विरोधी है उनके लिए कैसे बात करनी है उनको, कई बार उनको बताते भी हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट भी। तो इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड होना, वो अपने आप में कुछ अलग चीज है। तो मैं तो बहुत छोटी हूं कि मैं उनको कुछ बोलूं। सो मैं उनके लिए कुछ नहीं कहूंगी, पर हाँ ये बोल सकते हैं कभी कभी कुछ ना करके भी देखें। पर हम लोग ये ब्लेस्ड हैं। टफ होगा उनके लिए। ये टफ होगा उनके लिए। मैं तो कोशिश करूंगा ये वीडियो मोदी जी तक चला जाए। अच्छा, ठीक है ठीक राम है। इसको वायरल करना। एटलीस्ट एक दिन रेस्ट कर लें वो, 2 अक्टूबर के नाम पे ही। बट 2 अक्टूबर को वो स्वच्छता अभियान लेके वो स्टार्ट हो जाएंगे मैम, फिर तो छुट्टी भी नहीं मनाएंगे वो।
आप अपील करना चाहोगे? नहीं, उनसे कुछ अपील नहीं, एक्चुअली रोल मॉडल है कि ऐसे लोगों को कुछ बोलना, मतलब हमें लगता है हम ब्लेस्ड हैं कि हमें ऐसे प्राइम मिनिस्टर मिले हैं। हुँ, ये ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको हम देख सकते हैं, उनकी शक्तियों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं उनकी चीज़ें, उनका डिसीजन मेकिंग, हुँ, जो लीडरशिप क्वालिटीज़ उनके अंदर हैं, जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, खासतौर से जो बिजनेस में जाना चाहते हैं या पॉलिटिशियन में, जहाँ लीडरशिप का काम होता है, तो वो देखें कि टफ डिसीजन कैसे लिए जाते हैं जीवन में। हुँ, वो देखें कि लोग तो जैसे आपने पूछा था, लोग तो बोलते ही हैं आपको कुछ ना कुछ। बिल्कुल बोलते आपके हैं। कलर को लेके बोला जाएगा, आपकी 2 बेटियां हैं तो बोला जाएगा आपको, आपका घर छोटा है तो बोला जाएगा, जॉब कम है, छोटी है तो भी बोला जाएगा। तो आपको सुनना नहीं है, आपको वो देखना है कि आप जिसके लिए काम कर रहे हैं उसमें पूरे देश का हित है या नहीं है। तो ये तो आप लोगों ने देख ही लिया है खैर, बिल्कुल, अभी बिल्कुल। रिसेंट में जितना भी हुआ है अभी। सो एक लीडर का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। हुँ। तो मोदी जी, थैंक यू आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। ओके, मैम कई बार मैं वीडियो देखा हूँ जैसे लाइक कुछ हिप्नोटाइज़ कर देते हैं लाइक पेंसिल या पेन लेके कुछ हुँ, वो एक प्रक्रिया होती है। मुझे हुँ। थोड़ा-सा बताओगे हिप्नोसिस और हिप्नोटाइज़ में क्या फ़र्क होता है? देखिए, दोनों डिफरेंट हैं ये, ओके। ठीक है? हिप्नोसिस का मतलब होता है कि डीप रिलैक्सेशन। जैसे हम अपने सेशन में करते हैं हुँ, कि हुँ, कोई व्यक्ति एंग्जायटी में है या परेशान है, एंग्जायटी तो नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि एंग्जायटी में आप रिलैक्स नहीं हो पाते जल्दी हुँ। से, ठीक है? सो आप एक परेशानी तो लेकिन हाँ, होगी ना? परेशानी है, आप रो रहे हैं बहुत ज़्यादा या कुछ पैल्पिटेशन कुछ हाई हो रहा है आपका, तो हम रिलैक्सेशन कराते हैं। तो ये एक थेरेपी का नाम है, ओके। एक थेरेपी है, ठीक है? तो जिसमें हम बहुत सारी रिलैक्सेशन थेरेपीज़ होती हैं, तो उसमें से ये एक है, जिसमें आपके दिमाग को शांत किया जाता है। और ये पूरी तरह से सेल्फ हिप्नोसिस होता है, ये आप खुद करते हैं। थोड़ा-सा प्रोसीजर बताओ ना हाँ, कैसे जैसे करते काइंड आप बैठे हुए हैं, आप हैं? परेशान हैं, आपने मुझे कुछ बोला कि मुझे नींद नहीं आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है। सो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि 2 मिनट के लिए आपको एकदम शांत कर देंगे। काइंड के मैं आपसे बोलूँ कि 3 बार आपको लंबा गहरा साँस लेना है एंड इतना लंबा कि आपको अपना पेट, एब्डोमेन तक फ़ील हो वो साँस, और अपना एक हाथ आप यहाँ रखिए, आप अपने यहाँ, हाँ। अब आप साँस लीजिए एक ज़ोर से और यहाँ फ़ील कीजिए कि यहाँ तक ले रहे हैं। अभी आप जब साँस लेते हैं तो पेट अंदर होना चाहिए, बाहर जाना चाहिए? अंदर होना चाहिए? जब हम साँस लेते हैं तो पेट बाहर आएगा। साँस छोड़ेंगे तब? जब हम साँस लेते हैं तो पेट बाहर जाएगा। जब हम ओके। छोड़ेंगे तो अंदर हो जाएगा ना। आप उल्ट उल्टा कर रहे थे। ओके, तो ये होता है कि अभी आप सिर्फ़ शायद हिप्नोटाइज़ हो गए हैं। ओके, ओके। मैं था सही गलत हो गया। ओके, इसलिए कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि आपसे बात करो तो आप हिप्नोटाइज़ कर देती हैं या आप ओके। हमारा माइंड रीड कर रही हैं। हुँ, हुँ। और ये बहुत फ़नी सा मोमेंट होता है जब कोई बोलता है ये चीज़ें, तो मुझे हँसी आती है कि अच्छा ऐसा भी हो जाता फिर है तो क्या? बच्चे डर के ही हाँ, डर रहेंगे। के ही रहो फिर। सो आप हिप्नोसिस एक तरीका है, एक मेडिटेशन, हम रिलैक्सेशन का एक तरीका है। ओके। सो लंबा गहरा आप साँस लेते हैं तो पूरी तरह से कंट्रोल्ड वे में होता है। हम आपको कुछ तरीके बताते हैं कि आपकी जो पेनफुल मेमोरीज़ रही हैं लाइफ़ में, कई बार वो भी रिकॉल होती रहेंगी आपको, आप बैठ नहीं पाएँगे आराम से। तो आपको एक ऐसा विजुअलाइज़ेशन हम लोग देते हैं कि आप किसी गार्डन में हैं, आप आसमान में उड़ रहे हैं, पानी के अंदर हैं, वो फीलिंग हम आपको करवाते हैं। तो जैसे ही आप अपने घर जाएँगे, जब हम उसको प्रैक्टिस करवाते हैं, तो आप सेम काइंड ऑफ हम फिजियोलॉजी में चेंज कर देते हैं। जैसे अगर मुझे कोई तकलीफ़ हो रही है और मुझे बार-बार वो चीज़ें महसूस होती हैं, वही हुँ, मेमोरी याद आ रही है, अगर मैं अपनी उँगली को ऐसे-ऐसे करूँ, ये हम प्रैक्टिस में भी करा देते हैं, ये एनएलपी में भी आती हैं चीज़ें। तो जैसे ही मैं ये करूँगी, तो मुझे एकदम वो याद आएगा कि नहीं-नहीं, मुझे जो मैंने हिप्नोसिस में सीखा था कि मैं गार्डन में था, फूल थे, खुशबू आ रही थी, पानी था, एकदम आप वहाँ चले जाते हैं। तो जो गुस्सा आ रहा था, जो वो टेंशन आ रही थी आपकी, वो हुँ। खत्म होने लगती है धीरे-धीरे, क्योंकि आपने कहीं न कहीं उसको कनेक्ट कर लिया है। ये आपका हिप्नोसिस का पार्ट है। सेल्फ हिप्नोसिस, आप अपने आप को हील कर रहे हैं, आपको कोई और हील नहीं कर रहा। पर हिप्नोटाइज़ जो होता है, आपको अच्छा लगेगा सुन के, आप रोज़ हिप्नोटाइज़ होते हैं। हुँ, होता हूँ, हो बेटे के आगे होता हूँ। नहीं, वो तो आपके घर का हुआ। हम बाहर गए, सपोज़ बाहर गए, हमें कोई गाड़ी अच्छी लगी, हमारी गाड़ी नहीं है वो, ओके। उसमें जा कोई और रहा है, हुँ, एन्जॉय कोई और कर रहा है, पर हम उसको ऐसे करके देखते रहेंगे।
कितनी बड़ी गाड़ी है, कितने अच्छे बड़ा आदमी होगा, कलर कितना अच्छा है गाड़ी का। ये हिप्नोटाइज ही तो हो रहे हैं आप, कि आपको किसी और की बात सुनाई नहीं दी उस समय। आप मॉल में जाते हैं, कभी आपने देखा वो 99 का लगा के रखते हैं एक टैग, कि 99 में आप कुछ भी खरीदिए, हाँ 99 या 90s में जो भी जी है, जी एक जी एक जी प्राइस टैग उनका हाँ लगा रहा हाँ है। फ्लैट ऑफ अब या आपने कुछ क्या करा, आप आइसक्रीम रहे थे, लेकिन 99 पर में 99 ध्यान आया, अरे देखें एक बार क्या है। अब आप जैसे ही 4-5 कदम चले तो बस वो हो बस 90 रुपए वाले होंगे सामान सारा। ट्रू थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो 120 का हो जाएगा, वो 150 रुपए का सामान हो जाएगा, फिर आगे और अच्छा होगा। आप करते करते पूरा घूम आएंगे, और चुन के क्या लाएंगे, वो 500 रुपए वाला। ये सच्चाई है। ट्रू ये आपको कोई हिप्नोटाइज नहीं कर रहा, आप खुद हो रहे हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं वो चीजें आपको। पर जिनका दिमाग ठीक काम करता है, थोड़े मेंटली स्ट्रांग होते हैं, वो कहते हैं 500 रुपए में क्या है इसमें। तो ये हिप्नोटाइज है। हिप्नोटाइज को कई बार हम लोग थेरेपेटिक सेशन में भी लेते हैं, पर इसके लिए ट्रेंड प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो कि बहुत सारे तरीके हैं हिप्नोथेरेपी में। स्पेशली जब हम करते हैं इसको, तो पास्ट लाइफ में, जो पास्ट लाइफ तो नहीं बोलूंगी मैं, जो भी आपकी मेमोरीज, जो पेनफुल मेमोरीज रही हैं, उसको जैसे पास्ट लाइफ में हम लोग बोल देते हैं कोड कटिंग, तो उस मेमोरी को हम लोग रीवायर करते हैं, रीप्रोग्रामिंग करी जाती है, कि जैसे वो चीज़ हुई नहीं वहां पर, या हुई थी तो माफी मांगिए, जो ग्रेटिट्यूड वाला एक आजकल चल रहा है, आई एम सॉरी, ये और वो। पर वही बात है, जब फीलिंग नहीं होगा तो आई एम सॉरी कहने से नहीं क्या हो जाएगा, ऑनेस्टली है ना है ना। तो ये उसका पार्ट है। हिप्नोटाइज डीप है, हिप्नोसिस सेल्फ है। आज आप मेरे साथ बैठे हैं, कल को कहीं और बैठे होंगे, कोई तकलीफ में है आप, अचानक मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम हुई, या हमने ऐसे चुटकी बजा के आपको फिजियोलॉजी को उसके साथ अलाइन किया, तो मैंने आपको बोला सुधांशु जी अगर कोई प्रॉब्लम होती है कभी तो बस ऐसे करना है आपको, पर मैंने आपको सेशन में उसके लिए ट्रेंड कर रखा है। चुटकी का मतलब है आप उस वाली मेमोरी में जाएंगे जहां आप सबसे ज्यादा अच्छे थे, खुश थे। तो लोग क्या करते हैं इसमें, जैसे मैं बैठी हुई हूँ या कुछ प्रॉब्लम है मेरे साथ, तो बस मैंने हल्का सा ऐसे टैप किया अपने आप को, तो मैं एकदम वहां पहुंच जाऊंगी। ओके पर इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, इसलिए सेशंस बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि कहीं अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं रिलैक्सेशन कर ही नहीं पाते, उन्हें बोले कि चलो मैं एक चीज़ करके दिखाती हूँ, करते हैं आपके साथ, ठीक है, रिलैक्स हो जाएंगे। हिप्नोटाइज तो नहीं कर रहे ना अब ये आप मुझे बताना हिप्नोटाइज है या हिप्नोसिस है ये। ठीक है ठीक है, आराम से रिलैक्स, लंबा गहरा सांस लीजिए, अपने पेट तक महसूस कीजिए। जब आप सांस लेते हैं तो हाथ लगा लीजिए यहाँ पर, ठीक है, फिर लंबा सेकंड नहीं, लंबा गहरा सांस। और जब आप सांस छोड़ेंगे तो पेट आपका अंदर हो जाएगा। ऐसे 3 बार सांस लीजिए, आंख बंद कर लीजिए। पर अंदर कैसे होगा चलिए आंख बंद करिए, आंख बंद करिए, आंख बंद करिए, ठीक है। सो पूरा ध्यान आपका सिर्फ मेरी आवाज पे रहेगा, आपका पूरा ध्यान मेरी आवाज पे रहेगा। सुधांशु जी का पूरा ध्यान मेरी आवाज पे रहेगा। आप मेरे को सुन पा रहे हैं सुधांशु जी? जी आपको काली बिल्ली नहीं देखनी, सुधांशु जी आपको काली बिल्ली नहीं देखनी है। उसकी जो आंखें हैं कंचे जैसी, वो तो बिल्कुल नहीं देखनी। उसकी जो पूंछ है वो बिल्कुल नहीं देखनी है। और उसका कलर जो ब्लैक है बिल्कुल, उस पे कुछ धारियां भी हैं, और वो आपको देख रही है, पर आपको उसे नहीं देखना। और वो धीरे 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 आपके पास आ रही है, आपके पैरों पे चढ़ रही है। आपका पूरा ध्यान मेरी आवाज पे है, और वो आपके कंधे पे बैठी है। अब धीरे से अपनी आंखें खोलिए। क्या हुआ? नहीं नहीं क्या? ये ऐसा लग रहा है आप बोल रहे हो लेकिन वो चीज तो नोटिस हो रही थी ना ओके ये इमेजिनेशन मैं बोल ये रही हूँ कि नहीं देखना, पर कॉन्सेंट्रेट जहां आप कर रहे हैं ना, वो आप काली बिल्ली पे कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ, अब लोग इसको हिप्नोटाइज भी बोल सकते हैं, पर ये हिप्नोसिस का पार्ट है, जहां आपको बताया जा रहा है कहाँ ना बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है। अगर मैं पॉजिटिव आपको बोल रही हूँ, पर मैं चाह ये रही हूँ कि आप ये महसूस करें कि काली बिल्ली आपके सामने थी। क्या वो थी सच में? हाँ बोल रही थी तो है थी क्यों? क्योंकि मैं उसको डिस्क्राइब कर रही थी, ऐसा होता है ना। सो ये कोई मैजिक नहीं है, ये कोई ऊपर भी से आप बोल रहे हो आईज नहीं देखनी वो हाँ, और दिख रहा है और दिखता है, पूछ दिख रही हाँ तो ये है एक्चुअली हिप्नोसिस का ही पार्ट, बट हिप्नोसिस हिप्नोथेरेपी का ही पार्ट है, बहुत छोटा पार्ट है हिप्नोसिस,
नहीं तो हिप्नोटाइज जो हम हो जाते हैं वो हम्म, बहुत बड़ा लेवल है। तो आपके माइंड को आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं, आप एकदम रिलैक्स मोड में थे। हम्म, बट अगर यही कोई व्यक्ति एंग्जाइटी का होता तो उसको समझ ही नहीं आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। ओके, ये फर्क होगा। ये फ़र्क होगा। ठीक है? तो इसलिए सेशंस बहुत ज़रूरी होते हैं। हमें क्या बताना है, हमें क्या समझाना है या उसको क्या समझना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हो जाती हैं। मैं पता क्या चाहता हूँ, जैसे लाइक कि इसको किस तरह से अवेयर किया जाए इस प्रोग्राम को, कि लाइक स्कूल कॉलेज हर जगह ये प्रोवाइडेड हो ये चीज़ें, मतलब एज अ सब्जेक्ट हो, हुँ, ताकि ना, क्योंकि हुँ, ऑनेस्टली अभी इस लेवल पे बातचीत तो नहीं है, हुँ, और वो परसेप्शन भी है ही लोगों को कि अच्छा काउंसलिंग हो गया भाई, पागल हो गए तो मैं नहीं। चाहता हूँ क्या वो लेवल हम स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे प्राइमरी स्कूल से हो जाए या हाई स्कूल में हो जाए या कॉलेज में हो जाए, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट या सेशन कुछ तो इम्प्लीमेंट करें इस। ठीक है। देखिए, अगर हम स्पेशली मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, तो हम्म, मेंटल हेल्थ के बहुत सारे एरियाज़ हैं, ठीक है? लाइफ कोचिंग की मैंने बात की थी पहले आपसे, तो मैं चाहती हूँ कि हम्म, लाइफ कोचिंग जो होती है एंड मेंटल हेल्थ, ये एज़ अ सब्जेक्ट स्कूलों में पढ़ाया जाए। हम्म, जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हमें याद ही नहीं रहता है कि कब क्या हुआ था, तो हम डायग्राम बनाते हैं, मैप बनाते हैं, हर चीज़ मतलब जैसे भी होता है, करने की कोशिश ट्रू। करते हैं और फाइनली जब अब तक हम उस साल से निकलते हैं, तो हमें याद हो जाता है वो। हम्म, तो ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि मेंटल हेल्थ के बारे में बात की जाए। बच्चों को एज़ ए सब्जेक्ट आप पढ़ाएँगे कि मेंटल कंडीशन क्या होती है, एक स्वस्थ शरीर क्या होता है। हम्म, पर वो ऐसा ना हो कि जैसे योगा का पीरियड हो गया, गेम्स का पीरियड हो गया हफ्ते में 1 बार, ऐसे वाला कुछ नहीं होना हाँ चाहिए। मतलब वीक में एक दिन क्यों है, हाँ, तो एक सब जबकि ये ज्यादा जरूरी है। यस, ऐसे लाइफ कोचिंग का रहता है, ये दोनों ही इंटरकनेक्टेड हैं चीज़ें। लाइफ कोचिंग में फाइनेंस स्ट्रॉन्ग होना आपका ज़रूरी है, आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ ठीक है, एनवायरनमेंट की हम बात नहीं करते, पर एनवायरनमेंट बच्चे समझेंगे कैसे? हम एक बड़ी-बड़ी डेफिनेशन बता देते हैं बच्चों को इंग्लिश के अंदर, ये एनवायरनमेंट होता है। पर हमें कैसे पता हमें घर में कैसा बिहेव करना है? पर अगर हम एक होमवर्क के थ्रू वो चीज़ें मिलें हम्म, कि भाई होमवर्क मिला है, आज तो हमें अपने बेड को साफ करना है, आज हमें अलमारी अपनी साफ करनी है, आज हमें चाय बनानी है, ये लाइफ का एक हिस्सा है। हम्म, तो आपने क्या करा, उन बच्चों की पर्सनैलिटी आप स्कूल से ही सुधार रहे हैं। किसी को रिलेशनशिप में इश्यू होते हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपको पता ही नहीं क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। पर एक इस तरीके की जब आपकी पढ़ाई होती है तो आप समझ पाते हैं चीज़ें। तो लाइफ कोचिंग एंड मेंटल हेल्थ। मतलब लाइफ जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उस प्रैक्टिकल वेस्ट पे होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक थ्योरेटिकल थियोरिकल बुक्स नहीं। है। अब आप मुझे बताइए एक सिंपल सा एक एग्जांपल के लिए, पोंगल एक त्योहार होता है हम्म, साउथ इंडिया में, कुछ साउथ इंडिया के बहुत सारे त्योहार हैं। अभी पर ओनम जब गया, मैं ओनम ही ओणम बोल रहा हूँ, गया, हाँ। नॉर्थ इंडिया में कितना सेलिब्रेट होता है वो, या नॉर्थ इंडिया के जो बच्चे हैं पता भी स्कूल्स नहीं के, चलता इनफैक्ट। उनको सिर्फ एक बता दिया जाता है ये त्योहार है, तो ये सेलिब्रेट होता है। पर कभी वैसे कॉस्ट्यूम बच्चों को पहनाना, रंगोली बनाना या उस तरीके की मिठाइयाँ बँटवाना, क्या उनको पता है? उनको पता तब लगेगा जब आप ये चीज़ें करवाएँगे। पर नॉर्मली स्कूल अथॉरिटी से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो थियोरिकल पार्ट हम रखते हैं, उसको थोड़ा कम किया जाए हम्म, और इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि आफ्टर 10th, आफ्टर 12th जब वो बच्चे बाहर निकलते हैं, कोचिंग्स में जाते हैं, उनको पता ही नहीं करियर में क्या होना है। करियर फेयर लगवाइए, हाँ, वर्कशॉप्स कराइए, ये बहुत ज़रूरी ये है। तो मैं ऑनेस्टली चाहता हूँ और कि ये हाई स्कूल से पहले यस, या हाई स्कूल तक में हो जाना चाहिए। होना चाहिए, कंपल्सरी है। पीटीएम में हो, हमेशा मेंटल हम्म, हेल्थ की बात हो कि बच्चे के अंदर कुछ चेंजेस आ रही है, मोबाइल एडिक्शन की बात होती है, कभी पीटीएम में डिस्कस नहीं होता। वो डिस्कस होता है कि मैथ्स में नंबर कम थे कि इंग्लिश में नंबर कम थे। ह्यूमैनिटी को कोई वेटेज दी नहीं जाती है। हम्म, तो इस सिस्टम को बदलना चाहिए। जब हम लाइफ कोचिंग की बात करते हैं और एक टीचर है उस चीज़ के लिए, तो बच्चा अपनी मन की बात वहाँ कह सकता है, जाके बता सकता है, ताकि वो उनको हेल्प कर सकें लाइफ के अंदर। पैसा भी ज़रूरी है लाइफ में, तो स्पिरिचुअल होना भी उतना ही ज़रूरी है। तो हम एक पॉडकास्ट के थ्रू या हम लोग ऐसे ही सुन लिया कहीं से, स्पिरिचुअल लोग धार्मिक से जोड़ देते हैं। जब बच्चे के अंदर इतना सेंस आ जाएगा, तो वो समझ पाएगा कि मतलब दोनों चीज़ें फ़र्क है। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जो भी हैं, जो सुन रहे हैं या जो अथॉरिटीज़ हैं, तो ये स्कूल्स में ज़रूर काम करें। आप देखिएगा मेंटल हेल्थ के लिए भी अवेयरनेस होगी, ताकि वो अपने घरों में बात करें इस चीज़ को लेके कि भई आज हमें ये बताया गया था कि हम्म, डिप्रेशन ये होता है, हम्म, एंग्ज़ायटी ये होती है और हम कैसे इसको दूर कर सकते हैं। तो आप ये सोचिए अभी से ही हम उनको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। लाइफ कोचिंग का एक अच्छा एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ। लाइफ कोचिंग होती है आपके बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स में। हम्म,
कब होती है? जब आप अच्छा कमा रहे हैं, तभी होते हैं, आपकी फैमिली सेटल्ड है, तब आपको लाइफ कोचिंग दी जाती है, क्योंकि वो जबकि ज़रूरत तो पहले और अगर हम शुरू से ही इन चीज़ों की आदत डाल दें, हैबिट्स में आ जाएँ बच्चों के, तो हमें ज़रूरत ही क्या पड़ेगी उस लेवल ट्रू तक। मैम। तो बहुत चीज़ें कंट्रोल हो जाएँगी और बहुत चीज़ें ईज़िली समझ पाएँगे लोग। तो ये 2 चीज़ें तो ज़रूरी होनी चाहिए स्कूलों के अंदर। ये मेरा पर्सनली रिकमेंडेशन है या एडवाइस है, कुछ भी समझ लीजिए। तो ये होना चाहिए। नहीं, आप एडवाइस भी दे सकते हो मैम, आपने मोदी जी को दिया अभी। थैंक यू सो मच मैम आने के लिए शो में हमारे, थैंक और यू सुधांशु ऑनेस्टली जी। इतनी डीप में मैंने आज तक बात नहीं की इन चीज़ों पे, क्योंकि जब मैं पढ़ता था, स्कूल भी पढ़ता था ना, तो हुँ। मुझे पता है मैं 2-3 चीज़ें समझ में आती थी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हुँ, हुँ। और या तो आप पॉलिटिक्स साइंस ले लो या साइंस ले लो, हाँ। बस। इसके अलावा तो मुझे बीकॉम तक बता रहा हूँ ऑनेस्टली नहीं पता था ज़्यादा। हुँ। क्योंकि मैं अपने गाँव में भी बात करूँगा तो मैक्सिमम 8-10 लोग होंगे जो बीकॉम कैटेगरी में होंगे, यस। और फिर करियर ही उनको नहीं पता। उनको पता हुँ। है कि मैं फिजिक्स से मतलब साइंस से जा रहा हूँ तो एयरफोर्स, नेवी, इंडियन नेवी, इन हुँ। सब में फॉर्म फिल कर सकता हूँ, जी, आर्मी जी। में भी जा सकता हूँ। हुँ। और पॉलिटिक्स वाले सिर्फ वो पॉलिटिकली बन सकते हैं। तो हुँ। काफ़ी सारे मिसकंसेप्शन भी हैं चीज़ों को, बट यस। ठीक है, पर चीज़ें स्कूल क्लियर हो। लेवल से ही ठीक करने की ज़रूरत है हाँ, हमें। मुझे लगता है कि वो प्लेटफ़ॉर्म है यस। जहाँ से हम अपने भारत आगे वाले जनरेशन को सही कर सकते हैं। जी। ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुधांशु जी। थैंक यू सो मच।